हेलो एवरीवन, मैं सर सात्विक खरे। और लास्ट वीडियोस में हमने कोर्स स्टार्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। तो जिसकी आज हम फोर्थ लेसन को कवर करने की कोशिश करते हैं और हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने वो टॉपिक्स जो पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने व्हाट इज हिस्ट्री को लेकर काम किया था कि हिस्ट्री क्या है। फिर उसके बाद में हिस्टोग्राफी पर वर्क किया था। हिस्टोग्राफी मतलब होता है इतिहास लेखन, कैसे इतिहास का एज ए सब्जेक्ट कैसे डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हमने टाइमलाइन के बारे में जाना, कितने प्रकार की टाइमलाइन होती है, क्या क्या टाइमलाइन के ट्रेंड चलते रहे समय समय के अनुसार। फिर हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में जाना, जिसमें लिटरेरी सोर्सेज के बारे में थोड़ा वर्क किया था। आर्कोलॉजी में हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा और इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में अपने ह्यूमन एवोल्यूशन के टॉपिक को कवर किया था कि कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन होता है, कैसे ह्यूमन की ग्रोथ होती है। अब देखिए, ये जो कुछ पॉइंट्स थे प्रीवियस वाले वीडियोस के, हमारे फाउंडेशन कोर्स में आते हैं। फाउंडेशन इन द सेंस क्या, कि हम हिस्ट्री पढ़ने से पहले एक फाउंडेशन क्रिएट करें अपने माइंड में कि कैसे हमारा सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा और उस सब्जेक्ट की अप्रोच कैसी रहेगी, उसका बेस बना के चल रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठता है, तो यहाँ से हमारी सबसे पहली जो हिस्ट्री है वो यहीं से स्टार्ट होती है, जिसको अपन ऐसा कहते हैं सब्जेक्ट। क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम की बात करते हो, सबसे पहला चैप्टर भी अगर आप कहेंगे, सबसे पहला चैप्टर भी उठता है तो स्टोन एज का ही उठता है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा है और क्या क्या चीजें इसमें आती है। स्टोन एज स्टार्ट करने से पहले हम एक ये कोशिश देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से टॉपिक हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। और जनरली मैं यहाँ पे दो अप्रोचेस लेकर चल रहा हूँ, एक नेट की और एक हिस्ट्री ऑप्शनल की। दोनों में सेम रिसोर्सेज हैं। राइटिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपना नेट चलता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे और ऑप्शनल चलता है रिटन प्रैक्टिस के हिसाब से। उसमें आपको ब्रीफ में डेप्थ में आंसर लिखना पड़ेगा। डन। तो अगर अपन दोनों के एनालिसिस करें सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, तो मैं आपको दोनों में बीच बीच में डिफरेंशिएट करवाता रहूंगा। जब हम कोई पीवाई को अटेंड करेंगे जो खासकर ऑप्शनल का होगा, तो उसमें आंसर राइटिंग को लेकर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। और जब कोई ऑब्जेक्टिव वाइज पेपर आएगा तो हम नेट के अप्रोच में भी देखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे पास थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि भविष्य में कभी प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन आता है और वो अगर हमें लगता है कि नेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। अब बात आती है यूपीएससी के जीएस वाले पॉइंट की कि जीएस कैसे कवर होगी। तो देखिए, ये पूरी स्टोरेज अगर आप जीएस के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको आर एस शर्मा सफिशियंट रहेगी। आप बहुत ज्यादा उपेंद्र मैम की तरफ मत जाइए। ये कोर्स में मैं उपेंद्र मैम की तरफ गया हूं क्योंकि मुझे डेप्थ में आपको पॉइंट्स देने हैं। तो अगर आप ये कंटेंट देख रहे हैं, स्लाइड्स देख रहे हैं, तो मोर देन सफिशियंट कंटेंट है स्लाइड में। फैक्चुअल डाटा भी सफिशियंट आ जाएगा। आजकल की अगर आप जीएस के ट्रेंड को देखेंगे प्रीलिम्स वाले एस्पेक्ट में, तो प्रीलिम्स में भी आपको एक पॉइंट पता चलेगा कि साइट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो साइट्स के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस तो न्यूलिथिक से आने लगते हैं। बट कुछ प्रेडिक्शन नहीं कह सकते हैं कि वो कहां से कौन सा पॉइंट उठा दे, पैलियोलिथिक का भी आ सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो नेट की अप्रोच से ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। वरना आप एक थीमेटिक स्टडी तो कर ही रहे हैं हिस्ट्री की। तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, नेट का पीवाईक्यू है, जिसमें अपन को पैलियोलिथिक साइट दी है और साइट के आगे लोकेशन दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं अगर आप जीएस में यूपीएससी का देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है ये। दूसरा देखिए, इसमें एक आता है पैलियोलिथिक साइट को लेकर, इसमें आर्कियन कल्चर के बारे में बताया गया है। अब आपको आर्कियन कल्चर के बारे में तो पता नहीं, फिर आप कैसे इसको गेस कैसे कर पाओगे कि कौन सी फेज की बात करी जा रही है, आर्कियन कल्चर कब था कब नहीं था, अपर पैलियोलिथिक में आता है, मिडिल में आता है, कहाँ आता है, पता ही नहीं है हमें। तो वो चीज जानने के लिए हमें इस टॉपिक को अंदर से डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद में टूल्स को लेके देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि कोई स्पेशल टूल है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको लेके क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस क्लास को अब जैसे अपन बेसिकली प्रॉपर हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसलिए क्रोनोलॉजी के फॉर्म में आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे क्लास की थीम कैसी रहेगी। तो अभी जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा टॉपिक पैलियोलिथिक फेज को लेकर डील करेगा। पैलियोलिथिक क्या है हम आगे पढ़ेंगे, बस शेक ऑफ टर्म अभी आप समझने की कोशिश करिए। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोन टूल बनते कैसे हैं, क्योंकि अभी तक हमें यह पता नहीं चलता है कि एक पत्थर और एक टूल में डिफरेंस क्या है। जैसे आपका म्यूजियम जाते होगे तो आपके मन में तो एक बार आ ही जाता होगा, यार ये पत्थर ही तो है, इसमें टूल जैसी क्या चीज है। तो वो डिफरेंस जानने की हम कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल नेचर के द्वारा दिया हुआ पत्थर और एक टूल में डिफरेंस क्या होता है। दूसरी बात, हम इसके बाद आगे फ्लो में देखेंगे कि कितने टाइप के टूल्स होते हैं जो हमें पैलियोलिथिक एज में मिलते हैं। अभी पूरा टॉपिक जो थीम बनी है ये हमारी पैलियोलिथिक के हिसाब से बनी है, क्योंकि इस कंटेंट में, इस वीडियो में मैं आपको पैलियोलिथिक के ऊपर ही डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट, हम जैसे पत्थर मिल जाते हैं हमें, फिर आर्कियोलॉजिस्ट उसको डेट कैसे करते हैं, उसकी एग्जैक्ट डेट कब निकालते हैं कि पुराना है ये नया है, कि पैलियोलिथिक का है कि लेटर फेज का है। ठीक है। फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि इंडियन जो प्री हिस्ट्री एज है,
इसमें कैसे ग्रोथ होती है सर्च वाइज, मतलब कैसा एज ए सब्जेक्ट डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ प्री हिस्ट्री एज इन इंडिया, मतलब किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कंट्रीब्यूशन के बाद कैसे किसी चीज की खोजबीन शुरू होती है। ये एक छोटी सी कहानी के रूप में हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद में हम आपको सबसे पहले मैं आपको स्टोन एज के बारे में बताऊंगा कि स्टोन एज कैसी है, कितनी टाइमलाइन में बांटा गया है, कैसे टाइमलाइन से ग्रेजुअली आगे डेवलप होती है, क्या ट्रेंड चल रहा है टाइमलाइन में, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद में हम एक कॉमन फीचर देखेंगे पूरी पैलियोलिथिक फेज के, पूरी पैलियोलिथिक फेज से कॉमन फीचर देखेंगे कि हर जगह कॉमन कॉमन मतलब जितने डिवीजन होंगे सब कॉमन एक देखेंगे फीचर। सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम स्पेसिफिकली एक एक करके तीनों फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, लोअर अपर मिडिल। अभी आप चिंता ना करिए, अभी आपको हो सकता है ये चार्ट समझ में ना आ रहा हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी सुन लीजिए कि क्या कैसे अपनी क्लास आगे बढ़ने वाली है। लास्ट में हम पैलियोलिथिक आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखें, कैसे आर्ट एंड कल्चर का ग्रोथ होता है पैलियोलिथिक फेज में। और फिर यहां से एक आखिरी पॉइंट आता है, एक मैं आपको स्लाइड दूंगा जहां पे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां से कोई चीज स्पेसिफिक मिली है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई आइडल मिली है या फिर स्पेशल टाइप का रॉक टूल मिला है जिसको बहुत लैंडमार्क के रूप में अपन लोग हिस्ट्री में बार बार यूज कर रहे हैं, तो उसकी अलग मैंने एक शीट बना के दी है कि वहां से आप एक मेमोराइजिंग पॉइंट से उस चीज को याद कर पाते हो। तो अब हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे एक मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए स्टोन एज जो है एज, ये थोड़ी सी बोरिंग होती है हिस्ट्री की। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर पाऊं। तो दो प्रकार से इमेजिनेशन लेके चलना है अपन को। एक पहला अप्रोच है कि हम अपने इस टॉपिक को स्टोरी फॉर्म में लेके चलते हैं, कि जहां जहां स्टोरी फॉर्म हो सकती है वहां मैं आपको स्टोरी किस रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा पैटर्न ये रहेगा कि हम एज आर्कोलॉजिस्ट अपने आप को सोचने की कोशिश करेंगे, हम आर्कोलॉजिस्ट हैं, हमें एक टास्क दिया गया है समझने का, और उसको हम कैसे समझ पाते हैं, जिससे हमें एक अप्रोच पता चलेगी कि हाउ दे आर फाइंडिंग थिंग्स, और उससे कैसे हमें टॉपिक कंटेंट मिलता है। तीसरी चीज, मैं आपको एक ये भी एजम्पशन बनाने की बार बार ट्राई करूंगा एग्जांपल दे देके, कि आप उस फेज में जाके देखिए जब ये चीजें हो रही थी, मतलब आप जो अपने होमोस्पेशियन स्पेशन की कहानी सुनी थी लास्ट वीडियो में, उस फेज में जाके आपको अपने आप को वहां पे रख के देखना है। फिर वहां पे जाके अपने स्टेप्स को देखना है कि अगर मैं सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, जिससे हमें पता चल जाए कि हम कैसे नेचर का यूज कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। देन और लास्ट, एक जूम इन जूम आउट मेथड यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। जूम इन जूम आउट मतलब क्या? जूम इन मतलब ये कि जब अपन कभी अपने फोन की गैलरी देखते हैं, तो गैलरी को अगर हम जूम इन करते हैं तो हमें वो जो सेक्शन ऑफ गैलरी है उसमें फोटोज पास पास दिखने लगती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फोन की गैलरी में ऐसा फ्रेम चल रहा है कि एक लाइन में 10 फोटोज दिख रही हैं, फिर आपने थोड़ा जूम इन किया गैलरी को तो एक लाइन में 5 फोटोज हो जाएंगी, और जूम इन करेंगे तो एक लाइन में 2 फोटोज हो जाएंगी। मतलब जूम इन जूम आउट मतलब ये होता है कि मैं आपको थीम की कितनी गहराई में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने पार्ट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी छोटे से मोबाइल के एग्जांपल से हम अपनी थीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो चलिए, एक सबसे पहला जो टॉपिक अपना आता है वो स्टोन टूल क्या है, और एक सामान्य पत्थर, एक कोई पत्थर मान लीजिए आपको मिला, उस पत्थर में और एक स्टोन में आप डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो आप एक अपने आप को एज्यूम करके देखिए कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं, मैं कहीं गया और उस साइट पे जाके मुझे अलग टाइप के पत्थर दिख रहे हैं। वो अलग टाइप के पत्थर क्या स्टोन है या फिर टूल है, एज ए स्टोन टूल है, या फिर केवल एक नेचर द्वारा दिया हुआ पत्थर है, वो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आपको वीडियो बना के दी है, ये वीडियो यूट्यूब का कंटेंट है, तो आप एक बार देख। जब हम इस वीडियो को देखते हैं तो हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि जब कोई व्यक्ति इस चीज को तोड़ रहा है, देखिए ये एक जो पॉइंट है, ये वाला जो सरफेस है, ये नेचर के द्वारा गिवन है। आप इस पत्थर की क्वालिटी देखिए, ऊपर की लेयर, और जो ये तोड़ रहे हैं पेपर पत्थर को, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो दोनों में अपन को एक स्क्रैचेस समझ में आ रहे हैं कि कौन सा नेचुरल लेयर है, आउटर लेयर है, कौन सी मैन मेड आउटर लेयर है। इसके बाद हम देखिए थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे तोड़ते जा रहे हैं और यहाँ पे चीज तोड़ते तोड़ते अपने इस चीज को शार्प कर रहे हैं, देखिए। तो ये शार्पनेस है, क्या ये प्रकृति से हमें मिल सकती है, या फिर किसी ने अपने एक ह्यूमन ने अपना दिमाग लगा के शार्पनेस को बनाया है? तो और ये शार्पनेस क्यों बनाई होगी, क्या क्या चीज हो सकता है शार्पनेस का उपयोग? तो देखिए ये जो शार्पनेस है, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये मैन मेड है, ये प्रकृति ने नहीं बना के दी। और इस पत्थर को बनाया है किसी व्यक्ति ने, तो क्या अपन कह सकते हैं उस व्यक्ति का कॉग्निटिव लेवल हाई हो गया होगा? कॉग्निटिव लेवल मतलब होता है दिमाग में सोचने की शक्ति, इनोवेटिवनेस बढ़ रही होगी। अब ये चीज क्यों बना रहा है वो देखिए। अगर आप अपने आप को जगह पे रख के देखेंगे तो आपको, आप मान लीजिए आप एंसेस्टर्स पीरियड में चले गए, प्री हिस्ट्री में है, तो आपके पास में रिसोर्सेस क्या क्या है? आपके पास में वही रिसोर्सेज है नेचर ने आपको दिए हैं। तो नेचर के एक रिसोर्सेज में हमारे पास में रॉक सबसे अच्छा रिसोर्स मिलता है फॉर अवर यूज। तो रॉक को कैसे यूज किया जाए?
तो आपने धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ ट्राई किया, घिसने की कोशिश करी, कहीं से कुछ देखा, तो आपको एक दिन पता चलता है कि यार अगर हम इस चीज को शार्प कर देते हैं तो हम एनिमल्स की स्किन को काट सकते हैं, हम इससे कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं। ये शार्पनेस से कुछ ना कुछ ब्लेड जैसा फॉर्म फील होने लगता है कि मतलब कि कुछ चीज को काटना है तो ये इजी कर देता है हमारा काम। या फिर किसी को डराने के लिए चाहिए पड़ता है, या फिर किसी जानवर को हंटिंग प्रोस्पेक्टिव से अपन को यूज करना है, तो हम उस हिसाब से अपने रॉक को तोड़ के घिस के सही कर सकते हैं। तो नेचर से आपने रॉक लिया है। अब देखिए, पहला पॉइंट अपन को एक याद आ रहा होगा कि जब अपन ने एवोल्यूशन का पॉइंट पढ़ा था, एवोल्यूशन में एक चीज जानी थी कि ब्रेन साइज बढ़ती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, लोगों का जो ब्रेन का स्कल है, इसकी साइज बढ़ रही थी, और साइज बढ़ते बढ़ते कॉग्निटिव लेवल ही बढ़ रहा है। तो यही कॉग्निटिव लेवल धीरे धीरे करके हमारे जीवन में इनोवेटिवनेस ला रहा था। इनोवेटिवनेस मतलब क्या, कि हम चीजों को उपयोग करने की शुरुआत कर दी। अब देखिए, इस वीडियो को मैं फिर से आपके सामने लाऊंगा, उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये पॉइंट है कि जब एक पत्थर है आपके सामने, मैंने एक पेबल यूज किया फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए ये एक पेबल है। इस पेबल को अगर मैं तोड़ूंगा, एज्यूम करिए वैसे तो माउस है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो दो पार्ट में टूटेगा। दो पार्ट में टूटेगा तो एक पार्ट को अपन कहेंगे कोर। क्या होता है, 80% अपन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है हिस्ट्री पढ़ते टाइम में कि हम पूरी स्टोरेज पढ़ लेते हैं, बट हम टूल्स के बारे में समझ ही नहीं पाते कि टूल्स में डिफरेंस क्या है। हम हर टूल्स को बस एक टाइमलाइन, एक अपन टाइमलाइन कह लीजिए, या फिर एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ये है, इस फेज में ये है, तो वो एक बस रट्टाफिकेशन प्रोसेस में चला जाता है, बट हम समझ नहीं पाते कि क्या चीज है। तो अब एक पल को अपने आप को एज्यूम करिए कि आप म्यूजियम गए हैं, और म्यूजियम में जाके मैं आपको एक सेक्शन ऑफ वॉल पे लेके गया जहां पे खूब सारे पत्थर पत्थर रखे हैं, और वहां पे अपन एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं चीजें। डन। तो हम एक चीज देखते हैं कि एक पत्थर को जब कभी हम तोड़ते हैं, दो पार्ट में टूटता है। एक होता है कोर, एक होता है फ्लेक। अब इनके नाम ऑथर्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने दिए हैं, तो इनके नाम हमें याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम के हिसाब से मैं आगे जाके टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो मेन पार्ट है टूल का, उसको अपन कहेंगे कोर, जिसके ऊपर अपन वर्क कर रहे हैं। और फ्लेक वो है जो चीज गिर गई नीचे, मतलब इसको अपन ने भी यूजलेस फॉर्म में यूज किया। अपन जब पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं तब धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली जब समय आगे बढ़ते हैं, तो अपन फ्लिक टूल्स का भी यूज करना शुरुआत कर देते हैं, बट अभी अपन कोर को ही एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखिए, कोर जो अपने हाथ में है, जिसके ऊपर अपन फोकस होकर वर्क कर रहे हैं, इसको और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे, धीरे धीरे करके फ्लेक्स बनने लगेंगे जो नीचे बिखरने लगेंगे। जैसे ये फ्लेक्स है, क्योंकि यूजलेस है, और जो हाथ में लिए है ये हमारी कोर है। डन। अब देखिए, इसके बाद में जो स्क्रैचेस हमारी कोर पे आते हैं, जो हम आपको डिफरेंशिएट करने के लिए सपोर्ट करते हैं कि मैन मेड है ना कि नेचर ने दिया है। जो स्क्रैचेस हैं, नई लेयर फॉर्म हो रही है, पत्थर के अंदर वाली लेयर है जो बिल्कुल अलग शाइनी सरफेस जैसा दिख रहा है, उसको, उन जो स्क्रैचेस हैं, जो लेयर्स के पत्तियों के कटने के स्क्रैचेस हैं, उनको अपन फ्लेक स्क्रैच कहते हैं। मतलब स्क्रैचेस टाइप की चीजें हैं। अब देखिए, ये जो चीज है, इसमें अपन थोड़ा सा अगर जूम इन करके देखें तो ये वाली चीज, ये जो सरफेस बन के आ रहा है ना, घिसने के और तोड़ने के बाद में, इसको अपन कहेंगे फ्लेक स्कार्स। डन। अब देखते आगे बढ़ते हैं। तो अब कभी भी कोई भी टूल आपके सामने आता है जिसमें हमने मेन कंटेंट को ही यूज किया है, तो हम उसको कहेंगे कोर टूल। समझ में आ रहा है, मतलब हमने उस स्टोन की लार्ज पीस वाले सेक्शन को यूज किया है, तो हम उसको कहेंगे कोर टूल। और जब हमने उसके छोटे वाले सेक्शन को यूज किया है, तो उसको कह देंगे हम फ्लिक्स। छोटा वाला मतलब ये, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके टूल्स की कॉग्निटिव लेवल, जैसे मतलब लोगों का कॉग्निटिव लेवल बढ़ता है, तो हम धीरे धीरे करके इन फ्लेक्स का भी यूज करने का शुरुआत करेंगे। हमें लगेगा यार ये तो कोर बड़ा सा फील हो रहा है, इसका कुछ सेंस नहीं है, देखो वो अच्छी टूटा हुआ पत्थर दिख रहा है, फ्लेक है, उसको हम यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे करके लोगों का जो उस टाइम के लोग थे, ह्यूमंस थे, उनका फोकस फ्लिक्स की तरफ भी चला जाता है। तो जो ऐसे टूल्स हमें मिलते हैं जो फ्लिक्स के हैं, जिसमें कोर को यूज ना करके उन्होंने फ्लेक्स का यूज किया है, फ्लिक्स का यूज किया है, तो अपन उसको कहेंगे फ्लिक्स टूल्स। डन। इसके बाद आगे देखते हैं। अब जो लार्ज से बनते हैं कोर टूल का, फ्लिक टूल्स का, और जो प्रोसेस है, जो हमने वीडियो में प्रोसेस देखी, इसको फ्लिकिंग कहते हैं। फ्लिकिंग मतलब क्या होता है, जब आप अपनी कोर से एक लेयर वाइज लेयर कट कट कर करके उस पत्थर को तोड़ रहे हो। ठीक है। और जो ऊपर से उसके ऊपर नया सरफेस फॉर्म हो रहा है, डिप्रेशन वाली सरफेस फॉर्म हो रही है, देखिए ये वाली सरफेस है, इसको पढ़ने का फ्लिक्स कास्ट। डन। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसा ये पूरी वीडियो जो हमारी है पैलियोलिथिक फेज को लेकर चल रही है, बट इसके पहले हम पूरी पैलियोलिथिक में जो टूल्स पढ़ने वाले हैं, उनका एक आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं मैं आपको, क्योंकि जब हम कहीं इसको पॉइंट्स के रूप में देखेंगे, तो आपको एक पॉइंट याद रहे कि दिखते कैसे थे टूल और कहां से कंटेंट आता है। तो आप अगर चाहें
तो जब आगे अपन पॉइंट पढ़ेंगे कि यहाँ पे हैंड एक्स मिली, यहाँ पे पेबल टूल मिला, तो आप इसको वीडियो को थोड़ा बैक करके इसको इमेजिन करने के लिए हेल्प यूज कर सकते हैं। देखिए इस फेज में हमारे पास में हैंड एक्स मिलती है। हैंड एक्स मतलब क्या होता है, हाथ से आप उसको ऐसे यूज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब ये कोर टूल वर्ड यहां लिखा है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज तो चल जाएगी कि इसको कोर को सेंटर में रख के बनाया है, बाकी जो चीजें तोड़ी होंगी वो फ्लेक्स होंगी, ठीक है। बाई फेस मतलब होता है इस चीज को आप दोनों फेस से यूज कर सकते हो, इसके पास में जो एजेस हैं वो दोनों साइड से वर्क कर सकती है, तो ये बाई फेस कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये हैंड एक्स का एग्जाम्पल है। Done। आगे देखते हैं, कई टूल्स ऐसे हैं जिनको पेबल्स से बनाया गया। पेबल्स मतलब क्या होता है, जो रिवर्स के आसपास में एक पत्थर मिलता है जो गोल गोल रहता है, आपने कभी ना कभी देखा होगा, वो पेबल होते हैं। तो अब देखिए, जब कभी पेबल को बनाते हैं तो पेबल टूल्स में ये जो शेप है, यहाँ पे कुछ छुआ ही नहीं है किसी ने, मतलब यहाँ पे कोई वर्क नहीं है। जो वर्क है वो हमारा इस सेक्शन में वर्क है। देखिए पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट थोड़ा सा निकालने की शार्पनेस कोशिश करी गई है। जो पेबल टूल होते हैं ये केवल एक साइड से रहते हैं, दूसरी साइड इनकी अनटच्ड रहती है। देखिए ये वाली साइड अनटच्ड है और यहाँ पे हमने इसको फ्लिक्ड किया है, फ्लिक्ड मतलब तोड़ा है। डन। इसके बाद में हमारे पास में चॉपिंग टूल्स भी मिलते हैं। चॉपिंग टूल्स मतलब क्या होता है, ये भी कोर के ही बनते हैं। देखिए ये भी कोर दिख रही है हमें अलग, कि एक ये ओरिजिनल पत्थर रहा होगा, इसको थोड़ा शेप दे दे के काट काट के इन्होंने इसको थोड़ा सा वेवी कट दिया है। वेवी मतलब थोड़ी शेप इसको ऐसे लाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अब ये यूनिफेशियल होता है, मतलब इनकी केवल एक साइड ही यूज होती है, ये वाली साइड यूज नहीं कर सकते आप, यही साइड यूज कर सकते हो। डन। फिर इसके बाद में हमें क्लेवर टूल्स मिलते हैं जो थोड़े से फ्लैटिश होते हैं, मतलब पतले होते जाते हैं। देखिए ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, जैसे आप ये रेक्टेंगुलर ऐसा कोई स्लैब मिल गया, उसको उन्होंने तोड़ तोड़ के इसको थोड़ा सा पतला करने की कोशिश करी है। तो रेक्टेंगुलर ट्राइंगल स्लैब है। अब इनकी क्या है कि कटिंग एज होती है, इनकी जो एजेस हैं वो शार्प हो जाती हैं। देखिए ये चीज, तो ग्रेजुअली ऐसे करते करते हमारे पास में कई एग्जांपल्स मिलेंगे टूल्स के। अब देखिए स्टोन एज ही है, तो अगर मैं आपको स्टोन्स के बारे में नहीं बताऊंगा तो इस टॉपिक को पढ़ने का सेंस ही नहीं बचेगा। तो मैं आपको आगे धीरे धीरे करके कैसे एडवांसमेंट हो रहा है टूल्स का, वो ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो अभी हमने एक पॉइंट जाना कि टूल्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप के टूल्स हमें बेसिकली स्टार्टिंग में देखते हैं, अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है। अब देखिए एक टर्म आता है फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट मतलब वो जगह है जहां पे आपको टूल्स बनाने की जगह दिखती है। अब देखिए क्या होता है, फैक्ट्री साइट वो जगह होती है जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, देखिए नदी के पास में हो सकता है, रिवर्स के आसपास में हो सकता है पॉइंट हमारा, या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक पत्थर मिलने वाली जगह हो जो उन लोगों ने ढूंढ ली हो कि यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा पत्थर मिलता है, यहीं पे बैठ के बनाया करेंगे। तो दिन भर वहीं पे बैठे बैठे बनाते रहते थे। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये जो पर्टिकुलर जगह है फैक्ट्री साइट है, क्योंकि हमें पहली बात तो वहां पे रॉ सोर्स का पता चलता है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है। दूसरा, वहां पे कई सारे फ्लेक्स मिलते हैं। फ्लेक्स मतलब क्या होता है, टूटे हुए जब टुकड़े में बहुत ज्यादा वहां मिलने लगे तो हमें समझ में आने लगा यहाँ पे कई लोग बैठ के अपने अपने पत्थर डिजाइन करते होंगे, बनाते होंगे अपने उपयोग के हिसाब से, और जो फ्लेक्स थे वो वहीं पर डले के डले छूट गए। तो इस चीज से पता चला कि वो अपना मेन कंटेंट तो ले गए और फ्लेक यहीं पे छोड़ गए। डन। अब देखिए आपके मन में किस चलता होगा, यार स्टोन एज की साइट्स तो ऐसी होती होंगी ना जो बहुत दूर दूर होंगी। आज के समय के हिसाब से आप सोचते हो यार मुझे स्टोन एज साइट देखने जाना है, तो हो सकता है शहर से 100 किलोमीटर दूर हो, 500 किलोमीटर दूर हो, ऐसा नहीं है। कई साइट्स हमारे मेजर मॉडर्न सिटी में मिली है। जैसे कि एग्जांपल है, डीयू के कैंपस में भी अपन को स्टोन टूल्स के वो मिलते हैं, एग्जीबिशंस में पता चलता है कि डीयू में भी अपन को कैंपस के आसपास में एविडेंसेस मिलते हैं टूल्स के। दूसरे, एक हमें आर्गुइन एक्सेस जेएनयू के कैंपस में ही मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज का मॉडर्न पीरियड है, यहाँ पे भी कई चीजों की अवेलेबिलिटी है। अब देखिए क्या है, इतनी ज्यादा साइट्स एग्जिबिट हो चुकी हैं और अभी बहुत ज्यादा बची भी हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ग्रेजुअली जैसे डेवलपमेंट होता है साइट्स का, तो हम आगे उस चीजों को अपने कंटेंट में इंक्लूड करेंगे, करंट अफेयर में चीजें आती जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं कि हमने अभी दो चीजें देख ली कि टूल्स टूल्स और एक नेचुरल स्टोन में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा पॉइंट हमने ये जान लिया कि टूल्स को बनाने का तरीका कैसे होता है, और जनरली कोर टूल क्या होते हैं, फ्लिक टूल्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने एक चीज और देख ली कि फैक्ट्री साइट क्या होती है, कहां पे वो चीजें जनरली मिलती थी और बनती थी। डन। अब इसके बाद पॉइंट आएगा, मान लीजिए अब आप आर्कियोलॉजिस्ट हो, आप एक फैक्ट्री साइट को आपने खोजा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आप डीयू में ही हैं, आपको या जेएनयू के कैंपस के अंदर स्टोन टूल मिलता है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप समझ जाते हो कि यार ये अच्छी चीज है, ये कुछ एंटीक है और ये स्टोन टूल से बिलोंग करता है, बट अब मुझे डेट निकालनी है। तो आप डेट कैसे निकालोगे, तो आप डेट निकालने के लिए कि कौन से फेज में बिलोंग करता है, पुराना है, नया है, अर्ली स्टोन एज में आ रहा है कि आखिरी फेज में आ रहा है, तो हमारे पास में कई
साइंटिफिक मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में बताते हैं कि एक देखिए ये वाला मेथड होता है जहां पे आप इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद पोटेशियम आर्गन मेथड के बारे में जहां पे वोल्केनिक रॉक के ऊपर किया जाता है। यूरेनियम सीरीज से आप जान सकते हैं रॉक कैसा रहा। फिर इसके बाद में पहली मैग्नेटिक डेटिंग होती है, मतलब पहली मैग्नेटिक मतलब क्या, जब वो रॉक बन रहा होगा या फिर जब वो दबा होगा उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म वाली चीजें चल रही हैं, लावा के अंदर जो चीजें हैं वो उसके थ्रू साइंटिफिक अप्रोच से आप डेटिंग कर पाते हो। तो जैसे हमें कार्बन डेटिंग लिविंग के लिए रहती है, वैसे पत्थर के लिए हमारे पास में कई प्रकार के मेथड्स हैं जिससे आप ये जान पाते हो कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अवर क्रोनोलॉजी इट्स बिलोंग विथ, मतलब हमें टाइमलाइन में इस पत्थर को मैं किस जगह रखूं, आगे रखूं पीछे रखूं, ये चीज हमें जानने को मिलता है। अब इसके बाद हम एक आगे बढ़ते हैं और आपको अब छोटी सी स्टोरी बनाते हैं कि कैसे भारत में प्री हिस्ट्री की खोज होती है और कैसे इस खोज को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, जब हमने हिस्टोग्राफी पढ़ी थी आपको याद होगा कि हमने जब इतिहास लेखन के बारे में जाना था तो हमें एक पॉइंट पता चला था कि भारत का जो इतिहास लेखन है वो जर्नली 19 सेंचुरी के बाद से चलता है। 19 सेंचुरी के बाद से मतलब क्या कि हमें कई ऑथर्स मिलते हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किया, ग्रेजुअली आगे बढ़ते गए। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एएसआई का डेवलपमेंट हो रहा था उस फेज में और जीएसआई का डेवलपमेंट हो रहा था। जीएसआई मतलब क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वैसे धीरे धीरे करके 19 के बाद में 1856 में एक इंजीनियर थे, उन्होंने एक एरोहेड को देखा, खोज करी, अरे भाई ये पत्थर के ऊपर तो देखो एरोहेड है, ये कुछ स्पेशल चीज है। तो पहला एक पॉइंट हमें यहां से मिलता है कि यार कुछ नया है स्टोन एज के बारे में। फिर इसके बाद में रॉबर्ट फूट आए, तो इन्होंने क्या किया कि जीएसआई के ऑफिसर थे, मतलब ये खुद ही कंडक्ट कर रहे थे रिसर्च, और एक बार ये चेन्नई में रिसर्च करने गए। तो चेन्नई में इन्होंने एक चीज देखी कि यार यहाँ पे इनको एक हैंड एक्स मिलती है, और ये हैंड एक्स को देख के इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी खोज को और बढ़ाया, रिसर्चेस करी, और ग्रेजुअली इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से यूरोपियन कंट्रीज में जाके इन्होंने बताया कि देखिए देखिए मुझे क्या मिला, इंडिया में भी स्टोन एज है, इंडिया में भी स्टोन का कल्चर बहुत अच्छा चलता आ रहा है, तो हमें कुछ नई चीज मिली। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। मतलब ये कि इन्होंने ही अपने भारत में इस चीज की खोज करने की शुरुआत करी थी और इसको एक अच्छे रूप में आगे बढ़ाया। 50-60s में कई जियोलिस्ट आए, आर्कोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने इस चीज के ऊपर वर्क किया, स्टोन्स को सर्च किया, साइट्स पे खोज करी। धीरे धीरे करके कंट्रीब्यूशन हर स्कॉलर्स का आगे आगे बढ़ता जाता है। अब हम आगे देखते हैं, 80s 90s की बात चलती है, हमारे इंडिया के इसी चीज को, जो स्टोन टूल्स को एक एग्जीबिशन में दिखाया गया वीना में। तो यहां से एक लैंडमार्क प्रोग्रेस दिखती है हमारी, इंडिया इंडिया को एक लैंडमार्क प्रोसेस दिखती है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है हमारी इस फेज को, जहां पे लगभग 2 साल बाद हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। मतलब हमारा महत्व एक बड़े रूप में दिखने लगता है कि इंडिया ऑल्सो हैज अ स्टोन एज पीरियड डन। तो धीरे धीरे करके ऐसे कई ऑथर्स ने अपने वर्क किया और हमारी इंडिया की स्टोन एज की जो कहानी है वो 19 सेंचुरी के बाद से शुरू हो जाती है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अब यहां से हमारा स्टोन एज शुरू होता है। अभी तक तो मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा था कि एक बैकग्राउंड आपको पता चल जाए कि स्टोन एज में हम क्या क्या चीजें बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए स्टोन मतलब क्या होता है और लिथिक मतलब क्या होता है। स्टोन को ही अपन लिथिक एज कहते हैं, और तभी लिथिक का मतलब होता है स्टोन मतलब पत्थर। तो जब कहीं आपको लिथिक एज मिले तो आप समझ जाइए स्टोन की बात हो रही है। और जब भी आप कभी कोई भी वर्ड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिथिक, ये भी लिखा है, लिथिक मतलब होता है पत्थर। अब चलिए, अभी तक तो हमने जान लिया कि कैसे चीजें ग्रेजुअली आती हैं, कैसे खोज होती है। अब खोज तो हो गई, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये तो देख लिया कि भाई इंडिया में पत्थर है, इंडिया में ये है, इंडिया में बहुत अच्छे स्टोन टूल्स मिल रहे हैं, इंडिया के जो यहाँ पे एंसेस्टर्स रहते होंगे उनका कॉग्निटिव लेवल बहुत अच्छा रहा होगा कि उन्हें इतने वेराइटी टाइप्स ऑफ स्टोन्स बनाए। इंडिया की शुरुआत इतिहास की यहाँ से होती है। अब सबसे बड़ी बात थी कि इसको टाइमलाइन में डालना, क्योंकि हमने जब लास्ट वीडियो पढ़ा था कि हर चीज को टाइमलाइन में डालना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग ऑथर्स ने 18-19 सेंचुरी में अलग अलग टाइमलाइन दी, उनमें से हम कुछ टाइमलाइंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में इसको 3 सिस्टम के हिसाब से देखा जाता था। 3 सिस्टम मतलब क्या, उन्होंने कहा कि एक फेज को अपन कहेंगे स्टोन टूल्स की फेज, दूसरे को अपन कहेंगे ब्रोंज फेज जहां पे कॉपर और ब्रोंज का मिक्सचर की बात आती है, और फिर आएगा आयरन एज। तो इन्होंने पहले पूरी स्टोन एज को, जो अपना फेज है बहुत बैक वाला फेज है, उसको इन्होंने प्री हिस्ट्री के फेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। प्री हिस्ट्री मतलब क्या, हड़प्पा के पहले वाला फेज, अभी आप बस मन में सोच के चलिए, इनको 3 सिस्टम डिवाइड किया था। ये जो ऑथर्स थे डेनिश स्कॉलर रहे, इन्होंने इस चीज के ऊपर वर्क किया और धीरे धीरे इस चीज को इन्होंने फोकस किया। अब धीरे क्या होता है कि 1863 में जॉन लिबक आते हैं। इनका एग्जांपल इसलिए जरूरी है कि कई पीवाईक्यूज में इनका नाम आता है कि हु इंट्रोड्यूस दैट वर्ड। तो इन्होंने स्टोन एज को, इस स्टोन एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि अपन यार एक काम करते हैं, स्टोन एज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं पेरियोलिथिक एज में, एक करते हैं अपन लोग न्यूलिथिक एज में।
अब आप बस एक स्टेप बाय स्टेप देखिए और हम आज के ट्रेंड की तरफ जाएंगे। तो इन्होंने दो फेजेस दिए, पैलियोलिथिक फेज और न्यूलिथिक फेज। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है आपको, आपको प्रैक्टिस पेपर में मिलेगा कि पैलियोलिथिक फेज या न्यूलिथिक फेज सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको जॉन लिबक का नाम याद पता होना चाहिए। डन। इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हीं के वर्क को आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एक और स्कॉलर आए, इन्होंने कहा कि हम पैलियोलिथिक एज को भी कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग रीजंस के कारण। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको अपन लोग अपर, मिडिल और लोअर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां से इन्होंने फिर एक और डिवीजन दिया, तो मतलब पैलियोलिथिक को हमें 3 स्टेप्स और मिल गए। अब देखते हैं आगे। एक आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि यार देखो, जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक की आप बात जो कर रहे हो, इस फेज में कई टूल्स में डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि केवल पैलियोलिथिक का फेज है कि न्यूलिथिक का फेज है, हमें एक और टाइमलाइन के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ना चाहिए। तो उन्होंने इसको कहा मेसोलिथिक। तो मतलब आप ये समझ रहे हो कि जो स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग में हमारे पास में केवल पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक था, और धीरे से एक ऑथर ने यहाँ पे आके हमें मेसोलिथिक के बारे में बताया। मेसोलिथिक क्यों आया, जब हम मेसोलिथिक का पीरियड पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंसेस हो रहे थे, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे थे, टूल्स में टाइप चेंज हो रहा था, सस्टेनेबल चीजों के रहने का तरीका था वो चेंज हो रहा था। तभी यहाँ पे इतने सारे चेंजेस को देख के आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हमें एक और डिवाइड करना चाहिए पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में, उसको अपन मेसोलिथिक फेज देंगे। ठीक है। अभी जो आज का हमारा लेसन है वो पूरा पैलियोलिथिक को डील करता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मेसोलिथिक की तरफ जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंडियन स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। इनका टाइम पीरियड 2 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 बीसी तक चलता है। टाइमलाइन के बारे में हमने पहले पढ़ लिया। तो आज की क्लास हमारी इस टॉपिक को डील करती हुई पड़ेगी, और फ्यूचर में नेक्स्ट क्लास में हम मेसोलिथिक की तरफ जाएंगे। डन। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कि स्टोन एज को एक ब्रॉड एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करिए। अभी आप अपनी गैलरी को, जो फोन का गैलरी वाला मैंने आपको पॉइंट बताया है, गैलरी को जूम आउट करके देखिए, आपको बहुत सारी फोटोज दिख रही होंगी। तो उन बहुत सारी फोटोज में अपन ने एक सेक्शन बनाया कि एक सेक्शन है पैलियोलिथिक एज का, एक सेक्शन है मेसोलिथिक एज का, और तीसरा सेक्शन है न्यूलिथिक एज का। ये तीनों सेक्शन कहाँ पे, हमारी गैलरी में है, और इस गैलरी को अपन नाम दिया स्टोन एज। ठीक है। अब आपसे मैं कहता हूं, एक काम करते हैं, आप अपने गैलरी के तीनों सेक्शन में से पैलियोलिथिक वाले सेक्शन को जूम इन करके देखो। तो आपने पैलियोलिथिक का सेक्शन पे गए, पैलियोलिथिक के सेक्शन को आपने जूम इन किया, तो आपको जूम इन करने के बाद भी आपको 3 सेक्शन दिखने लगे कि यार इसमें भी अपन के पास में 3 कैटेगरीज ऑफ फोटोज हैं, 3 कैटेगरीज ऑफ टाइप्स हैं। तो उसको आपने नाम दिया, एक को अपन नाम देते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। डन। और जो ये पार्ट है आपका गैलरी का, ये 2 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी तक चलता है। डन। ये एक छोटा सा एग्जांपल गैलरी के फॉर्म में कि अपन कैसे जूम इन जूम आउट करके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्लेस्टोसीन और होलोसीन। ये वर्ड मैंने आपको, शायद अगर आपको याद हो तो, एवोल्यूशन के पॉइंट में एक मैंने चार्ट बताया था, प्लेस्टोसीन और होलोसीन में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए छोटा सा डिफरेंस आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब प्लेस्टोसीन का एरिया चलता है तो हमारे पास में आइस एज चल रही है, मतलब यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो आइस एज का है। और यहाँ पे जो होलोसीन का फेज आएगा, यहाँ पे वार्मर क्लाइमेट आ जाएगा, पोस्ट आइसीन, पोस्ट आइस एज। पोस्ट आइस एज मतलब क्या, कि अब जो हमारी गाड़ी है, थोड़ा इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है। जो मैंने आपसे पॉइंट बोला कि क्या जरूरत थी मेसोलिथिक को बीच में डालने की, तो यही पॉइंट है कि इन्वायरमेंट के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आ रहा है, लोगों के रहने के कल्चर स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, टूल्स के यूज में चेंज आ रहा है, इन्हीं सब चेंज को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने एक नई एज को बीच में कैटेगराइज कर दिया, जिसको मेसोलिथिक डाला। वरना इसके पहले केवल हमारे पास में 2 ही सेक्शंस थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी पैलियोलिथिक को हमने जूम किया तो हमने जाना कि यार पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक होती है, अपर, मिडिल है और अपर है। तो सबसे ओल्डेस्ट है हमारी लोअर, ओल्ड, ये मिडिल में आएगी और ये थोड़ा सा लेटर फेस आ जाएगा। डन। सबका टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर से 1 लाख बीसी, 1 लाख से 40,000 बीसी, 40,000 से 10,000 बीसी। अब धीरे धीरे आप एक पॉइंट बात याद में रखिए, जैसे समय आगे बढ़ता है कॉग्निटिव लेवल इंसान का बढ़ जाता है। अब आप एक पल को एज्यूम करके देखिए, आप जिस एज में होंगे, आप और आपसे 10 साल छोटा बच्चा, दोनों के कॉग्निटिव लेवल में डिफरेंस होगा। 10 साल छोटा बच्चा आज के टाइम पे फोन बहुत एक्टिवली यूज करने जानता है, बट अगर हम अपने आप से कंपेयर करें तो वी आर इन द फेज कि हम चीजों को, टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे करके साइकोलॉजी में वर्ड चलता है कि हर 10 साल में जो कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है, वैसे यहाँ पे भी कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है लोगों का, और ग्रेजुअली। ये तो बहुत लंबी, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं अपन, तो कई साल के डिफरेंसेस को हम इसमें यूज करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये एक चार्ट है जो उपिंदर मैम की बुक से मैंने यूज किया है। इससे पूरी जो स्टोन एज है उसको अपन कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। देखिए ये जो 3 चीजें हैं, हमारी पैलियोलिथिक फेज है,
ये मेसोलिथिक है और ये हमारा न्यूलिथिक है। अब पैलियोलिथिक में जो पीरियड चल रहा है वो चल रहा है पैलेस्टोसीन। पैलेस्टोसीन मतलब आइस एज, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आते हैं दो, जो हम आगे जाके वीडियोस में पढ़ेंगे, वो आते हैं हमारे होलोसीन में। और होलोसीन में कौन सा पीरियड चल रहा है हमारा? पोस्ट आइस एज, मतलब थोड़ा सा वार्मल क्लाइमेट हो रहा है। अब इसमें टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं? पेबल्स टूल्स होते हैं, कोर टूल्स होते हैं, चॉपिंग टूल्स। चिंता मत करिए, हम आगे सब पढ़ रहे हैं डेप्थ में। अब यहाँ पे जो मेन इनका यूज है वो क्या कर रहे हैं? हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए है कि एकदम से याद आ जाए चीजें, तो आप इस स्लाइड पे आके इस पॉइंट को ही पढ़ेंगे तो आपको तीनों चीजों के बारे में पता चल जाएगा। देखिए मिडिल में क्या होने लगता है कि पुराने टूल्स तो यूज होते हैं, एक नई टेक्निक यूज होने लगती है। इस टेक्निक के बारे में आगे जानेंगे। फिर यहाँ पे फ्लेक्स का भी यूज होने लगता है धीरे धीरे करके। और जब हम मेसोलिथिक में आएंगे तो हमारे पास में टूल का टाइप चेंज होता है, हमें मिलने लगते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स। देखिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कैसे चेंजेस आए, चेंजेस के बाद जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेसोलिथिक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो देखिए यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग हंटिंग गैदरिंग हंटिंग गैदरिंग चल रहा है, कॉमन है, ठीक है। अब आप जब यहाँ देखेंगे तो हंटिंग गैदरिंग तो है, फिशिंग का भी यूज हो रहा है, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी हो रहा है। और ये जब चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें इन्वायरमेंटल फैक्टर प्ले कर रहा है। तो कैसे इन्वायरमेंट हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, और इसी चेंज के कारण हमने एक बीच में फेज डाला जिसको अपन ने मेसोलिथिक फेज कहा। डन। अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने कंटेंट को कि अब देखिए जब आप स्टोन एज पढ़ेंगे तो आपको बार बार मैं एक वर्ड यूज करूँ, कल्चर कल्चर कल्चर। तो कल्चर मतलब क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। जब हमें एक टूल वस्तु एक ही मिलती है या दो मिलती है तो उसको कहते हैं आर्टिफैक्ट, जो केवल एक ही दो है, सिंगल स्पेस और बहुत छोटी जगह पे बहुत सीमित मिलते हैं। पर जब वो चीज रिपीटेड फॉर्म में मिलने लगती है, थोड़ा सा एरिया बढ़े, तो अपन उसको कहते हैं इंडस्ट्री। एरिया और बढ़ने लगता है तो अपन उसको कहते हैं असेंबलेज। और जब एरिया बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है तो उसको कहने लगते हैं आर्कोलॉजिकल कल्चर। इस चीज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जो गैलरी में पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक के बारे में डिवीजन बनाए थे अपने फोन की गैलरी में, उसमें अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइंड को उस पैलियोलिथिक के सेंटर में आके जूम करके देखो, जहां पे केवल अब आपको पैलियोलिथिक फेज दिख रहा है। और आपको तीन कलर दिख रहे हैं पैलियोलिथिक फेज में। एक फोटो है रेड कलर की, एक फोटो है ग्रीन कलर की, एक फोटो है ऑरेंज कलर की। रेड कलर की होगी आपकी अपर मिडिल लोअर, ठीक है। रेड ऑरेंज ब्लू ऐसे कर करके अपन तीन सेक्शन बनाए। अब तीनों में कॉमननेस हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो मेन फीचर्स हैं पैलियोलिथिक में, अपर में, मिडिल में और लोअर में, क्या क्या कॉमन फीचर्स थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, कॉमन फीचर में कि तीनों पीरियड ज्योग्राफी जो चल रही है, पेलेस्टोसीन पीरियड चल रहा है, मतलब आइस एज चल रही है। आइस एज मतलब क्या? हमारी पृथ्वी ठंडी है। ठंडी है, अब एक पल को एज्यूम करके देखिए ठंडी है, तो हर चीज क्या ग्लेशियर फॉर्म में चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ के देखते हैं जो सब्सटेंसेस हैं इनके कि कैसे रह रहे हैं। तो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और ढूंढ ढूंढ के खाने की कोशिश कर रहे हैं चीजों की। डन। अब ये 20 से 50 लोगों के बीच में रहते हैं, तो इसको अपन बैंड सोसाइटी वर्ड यूज करते हैं। बैंड सोसाइटी मतलब लेस देन 100 पीपल, 100 लोगों से कम के ग्रुप में लोग रहते हैं। ये आपको पूरी पैलियोलिथिक फेज में आपको बैंड सोसाइटी दिखेगी। फिर अब यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है, तो यहाँ पे अपन काम का प्रोडक्शन देख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं ऑथर्स के द्वारा। वो कहते हैं कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है जो एज और सेक्स के हिसाब से चल रहा है। एज और सेक्स मतलब क्या? कि लोग अपनी उम्र के हिसाब से अपना काम डिसाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे जो रिश्ता चल रहा है, एक दूसरे से जुड़ाव है, वो फैमिली रिलेशनशिप के टर्म्स में है कि फादर सन की रिलेशन हो गई, मदर डॉटर की रिलेशन हो गई, इस हिसाब से चीजों में कनेक्टिविटी है। और ये चीजें पूरी पैलियोलिथिक फेज में हमें कॉमनली दिखती हैं। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम अपनी पैलियोलिथिक फेज को जो हमने कई टाइप्स में डिवाइड किया है, अब इन पॉइंट्स को एक एक करके जूम इन करने की कोशिश करते हैं। जूम इन मतलब क्या? कि हम अब उस स्टोन एज के अंदर पैलियोलिथिक फेज में गए, पैलियोलिथिक के अंदर रेड वाली फोटोज सर्च करी, रेड वाली फोटोज मतलब हमारी लोअर पैलियोलिथिक फोटोज। अब एक सेक्शन को जूम करने की कोशिश करते हैं। जूम किया तो हमें पता चलता है कि भाई जो लोअर पैलियोलिथिक फेज है ये सबसे अर्ली वाला फेज है। डन। अर्ली वाला फेज है। अब इस फेज में जो ज्योग्राफी चल रही है, आइस एज चल रही है, हमने लास्ट कंटेंट देखा है। अब यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया अगर अपन देखेंगे तो जनरली आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया है, जनरली कहा है कि इस पीरियड में हमें दो टाइप की टूल्स मिलते हैं। पूरे पीरियड में हमें दो टाइप्स के टूल देखते हैं जिनमें कॉमननेस है। कॉमननेस मतलब मेजरली जितनी कॉमन कॉमन टूल्स थे उनको दो टाइप में कैटेगरी कर दिया। एक कर दिया सोहानियन कल्चर के नाम से, और एक दिया आर्कियन कल्चर या फिर मद्रासियन कल्चर। सोहानियन कल्चर मतलब क्या? अब देखिए ये वर्ड वर्ड कहां से आते हैं, जहां पर पहला टूल एग्जिबिट होता है उस टाइप को, उस जगह को पहला नाम उस जगह के हिसाब से नाम दिया जाता है।
और फिर जो एरिया जहां मिलता है उस एरिया को पूरे को उस एरिया के टर्म के हिसाब से पहली जगह से जोड़ दिया था। सोहानियन कल्चर मतलब सोहानियन जगह में कोई एक टूल मिला होगा पर उसकी सिमिलरिटी मल्टीपल जगह में मिलती है, तो उस मल्टीपल सिमिलरिटी को इकट्ठे हमने सोहानियन कल्चर वर्ड यूज किया। आर्कियोलॉजिकल कल्चर, मद्रासियन कल्चर, ये भी चीज सेम है। मद्रासियन कल्चर हमें साउथ में मिलता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए ट्रेडिशन टूल टाइप से हमारा डिवीजन है, ये इसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में डालने की कोशिश करी है। देखिए सोहानियन कल्चर के बारे में हम पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम इस कल्चर के बारे में देखेंगे, फिर हम इस दूसरे वाले कल्चर में आते हैं। अब पेरियोडिक फेज में दो कल्चर चल रहे हैं, पहला कल्चर तो ये हो गया, दूसरा कल्चर ये हो गया। मतलब जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं वो डोमिनेटली एक कैटेगरी में अपन डाल सकते हैं। एक पल को ऐसे भी सोच के चलिए कि आपको जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, आप मॉल में है, आप म्यूजियम गए हैं और आपने उन आर्टिफैक्ट्स को एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में डाल रहे हो, तो आपने एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बताया है जहां पे सोहानियन कल्चर के ही टूल्स मिलेंगे, दूसरे मद्रासियन कल्चर के ही टूल मिलेंगे। अब देखिए तो कौन कौन से टूल है। पेबल टूल, पेबल टूल हमने पहले पढ़ा है कैसे रहते हैं। पेबल टूल एक साइड से गोलाई रहती है और एक साइड से स्क्रैचेस रहते हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लिया। चॉपिंग टूल्स आते हैं, चॉपर आते हैं। धीरे धीरे हम आगे देखेंगे क्या मटेरियल यूज होता है। कॉजाइट, लाइमस्टोन, पिंक केस और देखिए ये हम टूल मटेरियल की बात करते हैं। पिंक ग्रेनाइट ये देखता है, लाइमस्टोन ये होता है, ब्लैक सॉल्ट ये होता है, मतलब बेसाल्ट रॉक मतलब होता है जो लावा वगैरह से बन के आते हैं, ये डार्किश कलर के रहते हैं। इन टूल्स का यूज करके ग्रेजुअली लोगों ने स्टोन टूल बना रहे थे। डन। तो हमारा सोहानियन कल्चर में हमने कुछ चीज जानी कि पेबल टूल होता है, चॉपिंग टूल होते हैं और चॉपर का यूज होने लगता है। ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो ये वाला मटेरियल यूज कर रहे हैं। अब ये क्यों यूज करते हैं, चॉपिंग करने, डिगिंग करने, एनिमल की स्किन फाड़ने के लिए इस चीज का यूज कर रहे हैं, यूज भी पता चल गया। और इनका जीवनचर्या कैसे चल रही है, हंटिंग गैदरिंग की लोग की, ठीक है। तो अब जब आपसे कोई बात आती है कि पैलियोलिथिक एज में सोहानियन कल्चर के लोग कैसे रहते थे, तो आप इन 4 पॉइंट्स को लेकर डील कर सकते हो अपना आंसर। डन। इसके बाद में दूसरा आते हैं मद्रासियन कल्चर। मद्रासियन कल्चर साउथ की बात है, आप खुद वर्ड से समझ पा रहे हैं, मद्रास के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है जहां पे हमें सबसे पहले हैंड एक्स मिली थी चेन्नई के पास में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अपन को हैंड एक्स मिलती है और कहीं कहीं पे वुड का भी यूज दिखता है, हल्का फुल्का बोन की भी यूजेस दिखने लगते हैं। अब आप एक चीज सोच के चलिए, स्टोन एज इतनी ज्यादा है, 1000 से ज्यादा साइट्स हैं, तो अपन इसको जनरलाइज होकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे पर्टिकुलर एक साइड पे एक चीज मिली, एक साइड पे ये चीज मिली, तो आप बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे, तो फिर वो आपका एक पॉइंट आर्कोलॉजिकल पॉइंट से आ जाएगा। हम इन चीजों को एक ओवरव्यू के रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर ऊपर से क्या चीजें चल रही हैं और ऊपर ऊपर से किस किस कैटेगरी में क्या चीजें आती हैं। डन। यहाँ पे मटेरियल आप देखने की कोशिश करिए, कोजाइट का यूज होता है, लाइमस्टोन का यूज होने लगता है, जो ग्रेनाइट का यूज होने लगता है, कहाँ कहाँ चीजें मिल रही हैं उस हिसाब से चीजें पता चलती हैं। हंटर गैदर का ही प्रोफेशन अभी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हमारे मटेरियल हो गए और ये मैंने कुछ साइट्स आपको दी हैं। अब देखिए साइट्स को लेके क्या है कि बहुत ज्यादा साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सी साइट्स हैं और इन साइट्स को लेके अगर मैं आगे जाके एक कोशिश करूंगा कि मैपिंग की वीडियो बनाऊं। मैपिंग में मतलब क्या होता है, जब आप कभी साइट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये ऑप्शनल में भी आता है और जीएस अपने नेट में भी आता है, तो अपन एक ग्रिल सिस्टम बनाते हैं। ग्रिल सिस्टम मतलब क्या होता है कि हम कैसे फाइंड कर पाए कि कौन सी साइट कहाँ पे है, जैसे कि कोई यहाँ पॉइंट तो हम इसको कह पाए कि फलाना पॉइंट ये है, ठीक है। तो अगर मैं ये पॉइंट बनाऊंगा, वीडियो आगे कंटेंट करूंगा, तो मैं लोअर पैलियोलिथिक की साइट वहां पे इजीली कवर करने की कोशिश करूंगा। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने अपने अभी तक के कंटेंट में एक पॉइंट तो पढ़ लिया, पैलियोलिथिक का हमने लोअर फेज देख लिया। अब हम बात आते हैं मिडिल वाले पीरियड पे, तो इसको अपन कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या हमने बात करी थी ना, कॉमन चल रही है आइस एज। अब यहाँ पे पूरे इंडिया के जितने टूल्स मिले हैं, तो जनरली इनको 3 टाइप में कैटेगरी कर दिया। ये इनकी इंडस्ट्रीज है। सामनपुर असेंबलीज जो नर्मदा वैली के आसपास मिलती है, सेंटर ऑफ इंडिया में। फिर हमें नेवासा असेंबली मिलती है जो हमें मद्रास के आसपास, सॉरी महाराष्ट्र के पास मिलती है, पुणे महाराष्ट्र के पास मिलती है, मुंबई के पास मिलती है। फिर आती है लूनी इंडस्ट्री जो हमें अरावली के पास मिलती है। तो इन हिसाब से हमने टूल्स को डिफाइन किया। बट अब इन असेंबलीज के बारे में अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे, अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, वो हम एक एक जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कौन कौन से टूल इस पीरियड में यूज हो रहे थे। हैंड एक्स चॉपिंग टूल्स जो पुराने टूल्स हैं उनको तो उन्होंने कंटिन्यू किया, पुराने टूल्स कंटिन्यूड रहते हैं। डन। इसके बाद में थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल इनका बढ़ा, विकास हुआ दिमाग का, तो ये लाइटर फ्लिक टूल्स भी यूज करने शुरू कर दिए। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने आपसे चीज कहा था कि अभी तो ये कोर का ही यूज कर रहे हैं, अभी इस टुकड़े हुए का यूज नहीं कर रहे। अब धीरे धीरे करके इस फ्लेक का भी ये यूज करना शुरू कर देते हैं, इसको एज अ टूल यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें हल्के और छोटे फ्लिक टूल्स का काम दिखने लगता है। अब ये टूल्स कैसे बनते थे, तो यहाँ पे टेक्निक पता चलती है कि भाई ये लोग नई टेक्निक यूज कर रहे थे जिसको अपन लेवरेज टेक्निक कहते हैं, जो फ्लिक टूल्स बनाने की प्रोसेस है।
अभी तो अपन ने जो वीडियो में कंटेंट देखा था उसमें अपन ने कोर प्रिपरेशन मेथड देखा था, कोर कैसे बना रहा है। उस जब आप तोड़ रहा था वीडियो में, तोड़ रहा है वीडियो, तो उसमें देखा था हमने कि वो कोर को ही बार बार फोकस लेकर चल रहा है, बाकी जो नीचे टूट रहे हैं फ्लेक्स फ्लेक्स टूट रहे हैं उनको गिरा रहने देता है, उसको छूता भी नहीं, उसको ध्यान भी नहीं दे रहा है। पर अब जो बात आती है, अब बात आती है फ्लेक्स को लेके। अब मतलब जो गिरे हुए पत्थर हैं उनको लेके कुछ आइडियाज इनोवेटिव फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लेवर्स टेक्निक है इसके बारे में हम 2 मिनट बाद आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे ब्लेड्स टूल्स पॉइंटिंग बनने लगे, ब्लेड्स पॉइंटर्स बनने लगे, मतलब क्या, इनके शेप्स में चेंज आने लगे, थोड़ा सा पॉइंटी होने लगे, बोरेस का यूज करने लगे, स्कापर्स का यूज करने लगे, और ये सब चीजें फ्लेक्स से बन रही थी। तो अब आप एक पॉइंट समझ रहे हो कि अब जो ये लोग हैं कोर पे भी फोकस कर रहे हैं, फ्लेक पे भी फोकस कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो ना कि दे आर यूजिंग मल्टीपल थिंग्स। और अब ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना कि वेस्टेज का यूज करने वाली पॉइंट है, तो वहां पे जो पहले वेस्ट कर रहे थे फ्लेक्स का, अब उसका भी यूज करना शुरू कर दिया। हमें साउथ में बहुत ज्यादा फ्लेक्स टूल की इंडस्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं। फ्लेक्स टूल्स की इंडस्ट्री मतलब क्या, फैक्ट्री साइट्स मिलती हैं। इसके बाद में हम मटेरियल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये तीनों जो अपन ने कल्चर पढ़े हैं, इन तीनों कल्चर का एक ओवरव्यू के हिसाब से पॉइंट्स हैं कि जनरल एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें चलनी है, वही हम एक ब्रॉड एस्पेक्ट में कॉमन करने की कोशिश में देख रहे हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे कॉजाइट का यूज होता है, बेसाल्ट का भी यूज होता है। अब इनका थोड़ा सा टिल्टेशन थोड़ा सा सिलिकस रॉक की तरफ चला था। सिलिकस रॉक मतलब क्या था, चर्ट, चेल्सडोनी और जेस्पर। अब देखिए, ये देखिए, थोड़ा शाइनिंग रॉक्स का यूज करना शुरू कर दिया। देखिए कितना शाइनिंग है। अब इस पत्थर को वो तोड़ के फ्लिक्स बनाए, फ्लिक्स का एज अ टूल यूज करेंगे तो इनका फ्लिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें चीज पता चलती है, जब हम पुराने अपने लोअर पैलियोलिथिक से मिडिल की तरफ जाते हैं तो हमें कई चीजें पता चलती हैं। एक पॉइंट तो ये पता चलता है कि इन्होंने जो मटेरियल है वो यूज करना चेंज कर दिया। ठीक है, मटेरियल का ऐसा यूज आ गया, थोड़ा शाइनी सिलिकस मटेरियल आ गया। सिलिकस मटेरियल क्या, थोड़ा शाइनी सरफेस आ गया। दूसरी बात, पहले जो इनका फोकस था टूल्स में कि मैं कोर पे ही केवल वर्क करूंगा, फ्लेक्स को मतलब नहीं रखूंगा, तो यहाँ पे इनका थोड़ा फोकस फ्लेक्स की तरफ पहुंच गया। और जो फ्लेक्स क्या है, फ्लेक्स लाइटर होते हैं। तो कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है इनका है वो लाइटर टूल की तरफ शिफ्ट होते गए। तो इनके जो टूल्स हैं वो लाइटर की तरफ शिफ्ट होते गए। तो एक तरह से एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो जब कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है तो हम वेस्टेज वाली चीजों का भी यूज करना शुरू कर दिए। डन। तो धीरे धीरे करके आगे विकास होता है। अब देखिए यहाँ पे वुडन टूल्स का भी थोड़ा थोड़ा सा यूज करने लगते हैं कि वुड का हम कैसे यूज कर सकते हैं टूल्स मेकिंग, वो भी एक इंटरप्रिटेशन आती है। बट अभी भी इनका पूरा जीवन हंटिंग गैदरिंग के बेसिस पे ही चल रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट मैंने आपसे कहा था, मैं आपको लेविस टेक्निक के बारे में बताता हूँ। ये फ्लिक टूल बनाने की बात है। अभी जो लास्ट वीडियो अपन ने देखी थी उसमें हमने कोर बनाया था। ठीक है, ये जो हिस्सा था इसको अपन ने छोड़ दिया था नीचे और अपन इस पे ही फोकस होकर वर्क कर रहे थे, जो क्या है हमारी कोर। अब हम देखेंगे फ्लिक टूल्स कैसे बनाते हैं। अब इस चीज का उपयोग कैसे करेंगे एज अ टूल। तो देखें, पहले एक पेबल है, ये एक पत्थर है। इस पत्थर को पहले साइड साइड में ठोकेगा व्यक्ति, ठोकेगा मतलब कि क्रैक्स देगा। जब क्रैक्स देगा तो धीरे धीरे करके उसकी लेयर स्ट्राइक करते करते टूटने लगेगी। और जब टूटने लगेगी तो एक ऐसा शेप बन के आएगा और जो पूरे पूरे शेप को निकाल देगा इकट्ठे। मतलब एक पत्थर है, उसको मैंने ठोका और फिर उस पत्थर में से एक मैंने चीज लेयर निकाल दी। अब देखिए दूसरी वीडियो में, ये कोर है, ये कोर है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ लेविश कोर, ये कोर है। कोर को धीरे धीरे ठोका, जैसे यहाँ पे हमने बताया क्रैक्स दिए, क्रैक्स दिए, और क्रैक में से एक हमने एक लेयर निकाली पत्थर की। तो जो लेयर निकली, ये छोटी लेयर है इससे, तो अपन इसको कोर तो कहेंगे नहीं। कोर तो क्या है, ये है बड़ी लेयर जो मेन पत्थर है। उस पत्थर में से एक अपन ने छोटा सा एक रूप निकाला और इसको अपन ने का फ्लेक। ठीक है, अब इस फ्लेक को धीरे धीरे करके शार्प करेंगे और इसी शार्पनेस के साथ में हम इसको यूज करना शुरू करेंगे ऐसा फ्लेक टूल। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे हमारा लेवल कोर टूल से फ्लेक टूल्स की तरफ जा रहा है। और हमने एक नई टेक्निक भी सीखी जिसको हमने कहा लेविस टेक्निक। तो जब आप अगर एक इस जगह होते एक एंसेस्टर के रूप में, आप इस चीज को देखने की कोशिश करिए कि इस टाइम के लोग कैसे अपना मेंटल एबिलिटी को यूज कर रहे हैं फ्लेक टूल बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, टोटाइज टेक्निक भी कह सकते हैं इसको, टोटाइज कोर कहते हैं। देखिए क्योंकि ये एक जो शेप फॉर्म कर रहे हैं टोटाइज जैसा फॉर्म करता है। तो हमने एक पत्थर से दूसरे पत्थर को निकाला और उस निकाले हुए पत्थर को हम यूज करने लगे। और जो हम पहले भी निकाल रहे थे, पर पहले हम क्या कर रहे थे, उसको फ्लेक के ऊपर फेंक रहे थे, बट अब आज इस चीज को हम यूज करने लगे हैं एज अ टूल। तो यहां से हमें पॉइंट समझ में आता है कि कैसे पैलियो में लोअर पैलियोलिथिक से मिडिल पैलियोलिथिक तक जाते हुए हमें टेक्निक में चेंज देखने लगता है।
अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ साइट्स हैं। अब देखिए एक चीज और आपको बताऊं कि साइट्स रिपीट होंगी। साइट्स रिपीट कैसे होंगी कि जैसे एक साइट के ऊपर एक साइट आती है, फिर वहीं पे और डेवलप होने लगता है, फिर धीरे धीरे के आप कहिए उसी साइट पे लोअर चलता है, उसी साइट पे मिडिल आ जाएगा, उसी साइट पे अपर आ जाएगा। ये जो चीजें आ रही हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती रहती हैं, ठीक है। अब ये ओवरलैप जो है इसको आप वाटर टाइट सेपरेशन के रूप में मत देखिए कि अगर यहाँ पे एक साइट है ये बंद हो जाएगी फिर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वहां पे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होने लगता है, जो हम कहते हैं ना स्टेटा मिलता है हमें, स्टेटाग्राफी जो वर्ड चलता है, लेयर वाइज लेयर एनालिसिस ऑफ थिंग्स, वही पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है। तो कई साइट्स आपको रिपीट होंगी, ये वाली आप कहेंगे अरे यार ये तो मिडिल में भी है, अपर में भी है, आगे भी है। तो कई साइट्स रिपीट होंगी, बट आपको ग्रेजुअली चीज समझ में आ जाएंगी कहाँ पे क्या चीज स्पेशलिटी हो रही है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में बता दूंगा। तो अभी बिल्कुल चिंता ना करिए कि कैसी चीज चल रही है, हम आगे की स्लाइड में कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा जो आता है, अभी हमने पैलियोलिथिक एज को लोअर पढ़ लिया, मिडिल पढ़ लिया, और लास्ट हमारा आता है अपर फेज। अब देखिए अपर में कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। अपर क्या है कि अपर पैलियोलिथिक एज बहुत ड्रेस्टिक चेंज वाली एज ही कह लीजिए एक तरीके से आप। ये 40,000 से लेके 10,000 बीसी का फेज माना जाता है। अब यहाँ पे जो आइस एज है वो एंड की फेज में जा रही है। आइस एज मतलब क्या, हमारी अर्थ थोड़ा थोड़ा वार्म होने की कोशिश कर रही है। अभी कैसे होता है ये हम आगे जब मेसोलिथिक एज पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करूंगा कि कैसे साइकिल आगे बढ़ती है, कैसे अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं, ज्योग्राफिकल चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम आगे चीजें बढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, अभी तक अर्थ में आइस है, जमी है, आइस मेल्ट हो रही है। तो क्या हो रहा है, डिग्लेशिएशन हो रहा है। मतलब क्या कि जो अभी तक के जो आइस के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। मेल्ट होंगे, एवोप्रेशन होगी, रेन बनेगी। अब जब रेन होने लगेगी तो इंडिया के वो वाले एरिया में जहां पे पानी नहीं था वहां पे भी अब पानी एज अ सोर्स मिलने लगेगा। तो अब जब अपन को पानी मिलने लगेगा, पीने का ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी होने लगेगी, तो क्या लोग पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो धीरे धीरे करके लोग रिवर्स और लेक पाउंड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो आगे जाके जब मेसोलिथिक में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो इन्हीं सब कारणों से चेंजेस आ रहे हैं जो इन्वायरमेंट के हम आगे देखेंगे। अब देखिए जहां वाटर अवेलेबिलिटी होगी वहां पे आदमी जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से मूवमेंट होती है चीजों की और पानी के आसपास में सेटलमेंट बनने लगते हैं। अब देखिए कि जब पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है और धीरे धीरे करके थोड़ा सन भी फोकस में आ रहा है, वार्मनेस आ रही है, तो नए नए फ्लोरा फ्योना भी बनेंगे। मतलब क्या, नई नई वेजिटेशंस का भी इंट्रोड्यूस होंगी। और जब वेजिटेशन बनने लगेगी धीरे धीरे करके हम डोमेस्टिकेशन ऑफ थिंग्स की तरफ भी चले आएंगे, और यहाँ से सेटलमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ का पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, एंड वाला फेज है अपर पैलियोलिथिक के बाद जो मेसोलिथिक फेज है, ये इसीलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस दिख रहे थे जो इन्वायरमेंट से भी आ रहे थे। अब देखिए एक पल को आप हमसे पूछेंगे कि यार इन्वायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है हमारे वातावरण को चेंज करने के लिए। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखिए, अगर आप नॉर्थ ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपके डेली लाइफ में जो खाने का जो कल्चर चल रहा है वो रोटी होगा, स्टेपल फूड रोटी जनरली चलता है। वहीं आप साउथ जाएंगे आपको चावल मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो कैसे ज्योग्राफी इंपैक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को लेके, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो वैसे ही जब इतना बड़ा पॉइंट अपन देख रहे हैं कि कैसे ज्योग्राफी ने, इन्वायरमेंट ने लोगों को चेंज किया, तो क्या हम इसको पैलियोलिथिक में ही डाले रहने देते? नहीं। इसलिए राइटर्स ने इसको मेसोलिथिक फेज में भी डिवाइड करने की कोशिश करी है कि इसको और क्लेरिफाई करके समझ पाए। अब अपन लास्ट फेज पढ़ते हैं पैलियोलिथिक का, जिसको अपन अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। अपर पैलियोलिथिक में देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे हमें होमो स्पीशियन मिलने लगते हैं। मतलब जो मॉडर्न ह्यूमन है वो यहाँ से ग्रेजुअली डेवलप होने लगता है। अब ये चीज समझने के लिए आपको एवोल्यूशन पॉइंट को फिर से पढ़ना पड़ेगा कि जब मैंने एवोल्यूशन क्लास वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ह्यूमो होमो स्पीशियन जो आखिरी कैटेगरी है, जो अभी अपन का मॉडर्न मैन है, वो यहाँ से शुरू होती है। एक पॉइंट ये पता चलता है। दूसरा, आप यहाँ पे लोग हंटिंग गैदरिंग तो कर रहे हैं बट फिश और वर्ड्स का भी यूज करना शुरू करें। फिश और वर्ड्स कैसे आई, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया पाउंड से पानी बनने लगा, रिवर्स में पानी बहने लगा, डिग्लेशियरेशन हो रहा है, तो पानी जो पहले बर्फ जमी थी पानी के फॉर्म में आने लगी, तो नई नई स्पीशीज भी आने लगती हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, तो वो चीजें भी आ रही हैं। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अपर पैलियोलिथिक में हमें केव आर्ट्स मिलने लगती हैं लोगों के अंदर। अब भाई दिन भर घर पे बैठे बैठे क्या करोगे, तो आप कुछ ना कुछ दीवार पे बनाना शुरू करोगे, आप पेंटिंग बनाना शुरू कर दोगे, आप एक जगह रहना शुरू कर दी हो, धीरे धीरे करके आप वहां पे कुछ ना इनोवेटिवनेस दिखाओगे, अपनी याद छोड़ के जाओगे कि कल के दिन कोई आएगा तो मुझे कोई याद करेगा, भाई देखो हम कितने अच्छे थे, कैसे रहते थे। तो धीरे धीरे करके पता चलता है पेंटिंग के भी एविडेंसेस मिलते हैं जो कि अपर पैलियोलिथिक में है। अब एक बात थोड़ा पॉइंट याद रखिए, केव आर्ट पेंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है
बट इसका प्रॉपर डेवलपमेंट जो होता है वो मेसोलिथिक पीरियड में ही मिलता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि बिगिनिंग हो सकती है ये वाला पीरियड, बट धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मेसोलिथिक पीरियड में ही इसका बहुत अच्छे से आगे डेवलपमेंट होगा। तो देखते हैं आगे टूल्स कैसे चेंजेस होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं। यहाँ पे हमें धीरे धीरे करके आपने एक पॉइंट देखा कि जब हम लोअर से उठ के मिडिल में आए और मिडिल से उठ के जब हम अपर में जाएंगे, मतलब लास्ट लास्ट फेज ऑफ पैलियोलिथिक, ये हमारा सबसे लेटर फेज ऑफ पैलियोलिथिक चल रहा है, यहाँ पे हम टूल्स को हल्का करते गए, वेट जो है कम करते गए, क्योंकि हमें उस चीज का यूज समझ में आ रहा था, शार्पनेस आ रही थी कि छोटे टूल से भी उतना ही अच्छा काम कर सकते इतना बड़े टूल को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, छोटे टूल को शार्प करना शुरू कर दिया। अब उन्हें पता था यार इतने बड़े पेबल टूल को शार्प करके इतना बड़ा टांग के जाएंगे, छोटे टूल को शार्प करो उसको खट्टे से काट देंगे, है ना। तो धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं, स्मॉलर टूल्स बनने लगे, पुराने टूल्स यूज हो रहे हैं ये नहीं कहेंगे, पर वो हैवी मटेरियल हैवी काम के लिए यूज हो रहे थे। हमें अब ब्लेड टूल्स बनने लगते हैं और जो फ्लेक्स से बनते थे। तो अब अपन को पॉइंट समझ में आ रहा है ना, फ्लेक्स कैसे ग्रेजुअली डेवलप हुआ, कोर से कैसे पद्धति, कोर से कैसे टेक्निक फ्लेक्स की तरफ चली जाती है। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ की बात कर रहे हैं कि लेंथ भाई 2 मीटर की होती है, एक एवरेज साइज में पता चलने लगी, जनरली लोगों को एक एवरेज साइज का पता चलने लगा। एक एवरेज कह लो, जैसे मान लो कि फैक्ट्री साइट है, वहां पे पता चलता है यार एवरेज या सब चीजें 2:1 में चल रही हैं, तो अपन कह सकते हो कि इनके बीच में एक एवरेज टूल टूल मेकिंग को लेकर पॉइंट चल रहा होगा। हम ब्यूरेंस मिलते हैं, ब्यूरेंस मतलब क्या होता है, एक छोटा सा ब्लेड, हम आगे सब इनके फोटोज मैंने डाली है देखेंगे। हमें बोन टूल इंडस्ट्रीज भी देखने लगती है। अब देखिए कुरनूल केव है साउथ में, यहाँ पे हमें कई प्रकार के बोन्स का भी यूज दिखता है कि कैसे बोन को एज अ टूल यूज किया गया है। ठीक है, हमें धीरे धीरे पता चलता है कि इन्होंने टूल्स को यूज करना शुरू किया, बोन्स टूल्स यूज करे, स्टोन टूल्स के साथ में उसको कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए यूज किया, कहीं वुड को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, कहीं बोन को तोड़ने के लिए कहीं ना कुछ ना कुछ अलग अलग रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात नहीं पता चलती कि यहाँ पे फ्लिंट का यूज शुरू हो गया। हाँ देखिए, पुरानी चीजें यूज हो रही थी, ओल्ड चीजें कंटिन्यू चल ही रही थी, फ्लिंट एक नया एज अ मटेरियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। डन। तो रॉ मटेरियल हमें फ्लिंट मिलता है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कुछ साइट्स हैं जो हमारे अपर पैलियोलिथिक की साइट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने एक वीडियो डाली है कि कैसे अपर पैलियोलिथिक में चीजें चेंज। देखिए ये ये पॉइंट है, ये हमारा पहले कोर रहा। कोर मतलब जो मेन रॉक था, पहले आप उसको एक टुकड़े में तोड़ा, ठीक है। अब देखिए आगे टुकड़े में तोड़ के फिर धीरे धीरे करके हमने लेयर्स निकाली, और जो लेयर्स निकाले हैं तो अभी तो आप इनको क्या कहेंगे, फ्लेक्स है, फ्लेक्स ही तो कहेंगे ना। और बट इन फ्लेक्स को ही इन्होंने यूज किया एज अ ब्लेड। देखिए अगर आप मन की आंखों से देखेंगे तो इस चीज को अगर आप तोड़ेंगे और उसकी जगह रखेंगे तो ब्लेड टूल बन जाएगा। ये ब्यूरेंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये स्कैपल्स हैं, अलग अलग चीजें, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंशिएशन रहता है कि कोई एक साइड से यूज कर सकते हैं, कोई को डबल साइड से यूज कर सकते हैं, इसी हिसाब से बीच में डिफरेंशिएशन होता है। बल्कि आप ये देख सकते हैं कि कैसे चीजों का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने एक चीज जान ली कि अभी तक हमने अपने कोर्स में ये जान लिया कि पैलियोलिथिक एज है स्टोन एज की, उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया। सबसे पहले आती है लोअर, मिडिल और सबसे अर्लीस्ट में आएगी अपर। लोअर के हमने टूल्स के बारे में जान लिया, हमने कैसे आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कैसे कोर टूल से हटके हम यहाँ पे फ्लिक्स की तरफ चले जाते हैं। हमने टेक्निक पढ़ी, लेवेज टेक्निक के बारे में जाना। फिर इसके बाद हमने अपर टूल्स के बारे में देखा कि कैसे वेट और कम किया, वेट कम किया, और यहाँ पे फ्लिक्स को भी एक एडवांसमेंट रूप में लेके गए, और फ्लिक्स का भी रूप जो हुआ वो एक ब्लेड के पॉइंट्स में आ गया। ठीक है, तो अब इस चीज के बाद में हमने यहाँ पे एक इन्वायरमेंट पॉइंट भी पढ़ा था कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि पैलियोलिथिक पीरियड में कैसे आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता है, आर्ट एंड कल्चर का कैसे डेवलपमेंट होता है, ये पॉइंट हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां से हमारी इतिहास में, भारत के इतिहास में कला की शुरुआत होती है। अभी तक तो लोग अपनी कला टूल मेकिंग में दिखा रहे हैं, और आप एक पल कह दोगे यार ये टूल मेकिंग तो आवश्यकता की चीज है, अगर हम टूल नहीं बनाएंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। पर आर्ट, क्या आर्ट को आप आवश्यकता कहेंगे? बट आर्ट एक चीज ऐसी है जो आप एक अपने एक्सप्रेशन को डालने के लिए यूज कर रहे हो, अपना विजन दिखाने के लिए इस चीज का यूज कर रहे हो, एक एक्टिविटी टाइप ऑफ थिंग है। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये आर्ट एंड कल्चर का यूज होने लगता है। ये ज्यादातर अपर पैलियोलिथिक की बात चल रही है, मिडिल पैलियोलिथिक में ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, बट हमें अपर पैलियोलिथिक से इस चीज का कल्चर दिखना शुरू हो जाता है। देखिए अब इसमें आर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। आर्ट यहाँ पास में रॉक पेंटिंग मिलती है, रॉक पेंटिंग मिलती है, और पिक्टोग्लिफ्स मिलते हैं। पिक्टोग्लिफ्स मतलब क्या होता है, देखिए
दो चीजें हैं, रॉक पेंटिंग और पेट्रोग्लिफ्स। देखिए, जब आप किसी दीवार को हल्का हल्का सा खुरच खुरच के, आप देखिए खुरचने के लिए आपके पास में, स्क्रैच करने के लिए टूल्स कौन से हैं, स्टोन के बनाए हुए। आपने धीरे धीरे से स्क्रैच किया, स्क्रैच किया, स्क्रैच किया, स्क्रैच करने से वो जो पत्थर की लेयर है, जो नेचुरल लेयर है ऊपर वाली, वो घिस गई। तो घिसने से हमें पेंटिंग्स डेवलपमेंट दिखता है, तो ये पेट्रोग्लिफ्स हो जाते हैं। ठीक है। डिजाइन मेड ऑन द रॉक सरफेस यूजिंग ब्रशिंग, हैमरिंग, उसको घिसना, हल्के हल्के लेयर को निकालने से जो कला बनती है उसको हम पिक्टोग्लिफ्स कहते हैं। और दूसरा ये हमारा रॉक पेंटिंग्स है। रॉक पेंटिंग्स मतलब क्या, जो नेचुरल अवेलेबल कलर्स मिल रहे हैं, कोई ना कोई मटेरियल से कलर बना रहे हैं, उस कलर का यूज करके हमने पेंटिंग्स बनाई है। अब देखिए क्या है कि ये दो जगह मिलती हैं, अब यहां से परमानेंट चीजें होने लगती हैं और कुछ फिगर्स भी मिलते हैं चीजों के। अब यहां से हम एक चीज जान सकते हैं कि इनकी कम्युनिटी कैसी होती है। अब अपन थोड़ा सा एक आंसर राइटिंग के पॉइंट में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत इजीली आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आता है। जब स्टूडेंट्स का पॉइंट आता है तो आपको यूपीएससी अप्रोच में आंसर लिखना पड़ेगा कि कैसे कॉग्निटिव लेवल के कारण हमें चीजें पता चलती हैं, और कैसे पैलियोलिथिक आर्ट एंड कल्ट के जो एग्जांपल्स मिलते हैं भीमबेटका में, वो हमें यूजफुल है इतिहास लिखने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए। एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे पता चलती है, देखिए। अब एक पल को मैं आपको एज्यूम करने की कहता हूं कि एक आपको मैंने बोर्ड दिया, इस बोर्ड पे आप एक पेंटिंग बनाएंगे, तो आप क्या पेंटिंग बनाएंगे, आप वही पेंटिंग बनाएंगे जो आपने एज्यूम करी होगी। आपने क्या देखा, अरे यार मैं आज सुबह एक जगह गार्डन गया था, वहां पे बहुत अच्छा पेड़ था, मैं उसको पेड़ को बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने वही चीज बनाई ना जो आसपास में आपने अपने इन्वायरमेंट में देखी। तो जो आपने चीज देखी वो आपने बनाई। तो जो आपका जो पेड़ है, जो आज आपने पेड़ बनाया, तो और ये जो चीज है जो आज आपकी टाइम को दिखा रही है, तो जो इन्होंने इवेंट्स डाले होंगे, पेंटिंग बनाई हुई, क्या है वो इनके फेस को नहीं बनाती होंगी। एक पल को सोच के देखिए कि जो आज आपके पेड़ की बात आज आपने करी है, और ये 10 साल बाद किसी को आप पेंटिंग दिखाओ, तो वो 10-20 साल बाद क्या कहेगा, अरे ये वाला पेड़ पहले इतना छोटा था, अब तो देखो कितना बड़ा हो गया। अरे यहाँ पे तो ट्रैफिक सिग्नल आ गए, यहाँ पे तो चौराहा आ गया, वो तो चेंज ही हो गई चीज। तो अगर आप 10 से 20 साल पुरानी बात जानने के लिए भी आप इस पेंटिंग का यूज कर रहे हो, तो वाई वी आर नॉट यूजिंग दीज पेंटिंग टू नोइंग देयर कल्चर लाइफ, कि कैसे रहते थे। ठीक है। तो हमें उनकी कम्युनिटी लाइफ के बारे में पता चलता है, उनकी रिलीजियस थ्योरीज, कैसे थ्योरीज मतलब क्या, क्या वो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वो नेचर को प्रेस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वो चीजें जानने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए ये चीजें यूरोप ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न अफ्रीका में ज्यादा मिलता है। हमें जो एविडेंसेस पेलियोलिथिक आर्ट के मिलते हैं इंडिया में, वो बहुत थोड़े कम है, मतलब इतने ज्यादा नहीं है जो पेलियोलिथिक से बिलोंग करते हैं, बट हमें एविडेंस मिले हैं जिसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। हमें ज्यादातर एविडेंसेस मेसोलिथिक से मिलने लगते हैं। तो जो एविडेंसेस पेलियोलिथिक मिलते हैं उनके बारे में हम जानने की चर्चा करते हैं। अब देखिए, हमें भीमबेटका केव मध्य प्रदेश के सांची के पास में, स्तूप के पास में है, जहां पे हमें अपर पेलियोलिथिक एरा के एविडेंस मिलते हैं, और वो धीरे धीरे करके मेसोलिथिक एज में भी ओवरलैप होने की कोशिश करते हैं। मतलब हो सकता है अगर हम उनको, आप भीमबेटका केव में जाएंगे आप देखेंगे कि वहां की शुरुआत जो हुई होगी पेंटिंग की, वो अपर पेलियोलिथिक से होती है, और ग्रेजुअली जाते आते फिर मेसोलिथिक फेज और हमारा ग्रेजुअली बहुत आगे बढ़ जाता है। भीमबेटका की तो अलग कहानी है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि बहुत लंबा चलने वाला कल्चर है वहां पे। ठीक है। हमें बेरन वैली में एक कार्व्ड बोन मिलती है, जो मदर गॉडेस के नाम से भी कई ऑथर्स कहते हैं कि इसको पूजन के लिए कई ऑथर्स कहते हैं कि मदर गॉडेस है, वो रिलीजियस एस्पेक्ट से जोड़ते हैं। कई लोग उसको हारपून कहते हैं कि भाई दिस इज एन हारपून, दिस इज नॉट एन रिलीजियस थिंग्स। तो हमें यहाँ से ऑथर्स की भी दो इंटरप्रिटेशन पता चलते हैं, एक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन पता चलता है, और यहाँ से एक नॉन रिलीजियस इंटरप्रिटेशन पता चलता है। तो अब देखिए क्या है, स्टोन एज का जो पूरा इंटरप्रिटेशन है चीजों का, वो एक डिबेट ही पॉइंट कह लीजिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो हम इसको 100% नहीं कहेंगे, बट हम दोनों इंटरप्रिटेशन को लेके वर्क करेंगे कि हमें दोनों चीजों के बारे में पता चले। मदर गॉडेस के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मदर गॉडेस कौन सी साइट से मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी के वेरन वैली के पास में साइट मिली है, और एक काव बोन है। तो जो मेरी स्लाइड्स हैं, यहाँ से फैक्चुअल डाटा भी रेडी हो रहा है धीरे धीरे करके, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पटने महाराष्ट्र में और भीमबेटका की केव में, दोनों जगह हमें बियर्ड्स मिलती हैं। बियर्ड्स मतलब क्या होते हैं, और ये चीज क्या है, ऑस्ट्रिच एक्सेल। अब देखिए ऑस्ट्रिच का एक्सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग का जो ऊपर का हिस्सा है वो बहुत मोटा रहता है, उस पर कार्विंग भी करी जाए, कार्विंग करी गई, उसको छेद करके उसको एज अ ऑर्नामेंट बनाया गया और उसको यूज किया गया। देखिए ये भीमबेटका केव है, ये ऑस्ट्रिच का एग का शेल है, इस पे कहीं ना कुछ कार्विंग करी दिख रही है। और इसी शेल को, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको तोड़ा, और इसको यहाँ से भी तोड़ा, और इसको एज अ ज्वेलरी यहाँ पे यूज करने लगा, तो ये चीज हमें देखिए मिलने लगी। डन। तो हमें यहाँ से एक ये भी पता चलता है कि इन लोगों के पास में एक सेंस ऑफ
अपना रहने करने के तरीके में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखता है चीज़ों का, कैसे वो रहते होंगे, कैसे ऑर्नामेंट्स पहन रहे होंगे, उस चीज़ों के बारे में जानने की चीज़ें मिलती हैं। पढ़ने में हमें और डिज़ाइन मिलती है, ऑस्ट्रिच एक्सेल की कैसे डिज़ाइन चेंज हो रही है, एनग्रिप करते हैं, खुद खुद के उस पर डिज़ाइन निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के बागौर डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत वर्ड आप सुनेंगे, बागौर बागौर दो हैं। तो जब मध्य प्रदेश की बात आती है, बागौर वन साइकिल आती है, यहाँ पे हमें एक श्राइन मिलती है। देखिए श्राइन मतलब क्या होता है कि जिसको आप एज अ पूजा के रूप में लीज कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं। और ये जो ट्राइंगुलर स्टोन्स की श्राइन है, जो आज के टाइम पे कोल और बीगा ट्राइब स्टिल यूज कर रहे हैं, ये जो ट्राइब्स हैं स्टिल यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो जब अपन देखिए ये है अ पॉसिबल अपर पैलियोलिथिक श्राइन इन सेंट्रल इंडिया, बागौर वन, ये चीज हमें एथनो आर्कोलॉजी एविडेंस के रूप में देखने मिलती है। एथनो आर्कोलॉजी मतलब क्या, आज की ट्राइब जो बीगर ट्राइब है, अगर वो उसकी पूजा कर रही है और सेम एविडेंसेस हमें स्टोन एज की पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक से मिलते हैं, तो क्या हम आज की ट्राइब से, आज के इनके पूजा करने के स्टाइल से, इनके रहने करने के तरीके को नहीं समझ सकते हैं? एग्जैक्टली मतलब ये कि हम अपने पास्ट को प्रेजेंट में होने वाले इवेंट से जानने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने एथनोआर्कोलॉजी में पढ़ा था। तो जब हम ये देखते हैं कि आज जो श्राइन पूजी जा रही है वो बिल्कुल सिमिलर है अपर पैलियोलिथिक की श्राइन से, जो हमें भीमबेटका कई जगह मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव अ रिलीजियस सेंस ऑफ थिंग। तो इस इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनके अंदर रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स आ रहा है, वो पूजन शुरू कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कल्चरल इवेंट्स कर रहे हैं। हमें भीमबेटका में एक केव मिलती है, केव नंबर 3। इस केव में हम एक ऑडिटोरियम केव कहते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि हो सकता है जो यहाँ पे कम्युनिटी रिचुअल्स होते होंगे। कम्युनिटी रिचुअल्स मतलब क्या, कि वो वहां पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते होंगे चीजें, ये सब जानने को वहां मिलता है। तो अब अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे हमें, ये ऑडिटोरियम केव है, यहाँ पे कप होल्स जैसे छेद दिखते हैं, ये 7 या 8 शेप्स हैं। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ चीजें पता चल रही है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ कल्चरल इवेंट्स होते होंगे, ये मैन मेड होल है। तो ये कुछ इंटेंशन से बनाए गए होंगे। तो इससे हम बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं चीजों का अपने हिसाब से, ये क्या चीजें चल रही होंगी इस टाइम में। अब देखिए थोड़ा सा हम कंक्लूड करने की चीजें को कोशिश करते हैं। कंक्लूड कैसे, कि देखें कि कैसे चीजें बढ़ी। सबसे पहले हमने अपने स्टोन एज के बारे में जाना। स्टोन एज में हमने ये जाना कि कैसे, इसके लिए मैं आपको ये चार्ट यूज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो हमारी थीम थी उसको हमने कैसे कवर किया। सबसे पहले हमने ये जाना टूल्स कैसे बने। टूल्स में वो कोर थे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे हम फ्लिक्स की तरफ चले गए। डन। फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ स्टोन टूल जाने जो पेलियोलिथिक फेज में चल रहे थे। पेलियोलिथिक फेज में कौन कौन से टूल चल रहे थे, चॉपर हो गया, हैंड एक्स हो गया, इनके बारे में जानने की कोशिश करी। अब भाई हमें टूल्स तो मिल गए, टूल्स को हमने जाना कैसे कि हमें इसको आगे रखना है पीछे रखना है, डेटिंग के बारे में जाने कि पेलियो मैग्नेटिक डेटिंग होती है। फिर इसके बाद में एक छोटी सी कहानी जानी कि कैसे डेवलपमेंट होता है इंडिया में स्टोन एज का, कैसे रॉबर्ट फोस्ट ने जीएसआई का इंट्रोडक्शन होता है, फिर आगे चीजें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की तरफ जाती हैं। फिर हमने देखा कि भाई अब चीजें मिल तो गई हैं, बट मिलने के बाद में हम उसको कैसे टाइमलाइन में डालें, तो हमने वो चीज देखी। फिर इसके बाद में हमने एक जर्नल प्रोस्पेक्टिव में देखा था कि पूरी पैलियोलिथिक फेज में जर्नल चीजें क्या चलती हैं, ज्योग्राफी जर्नल कैसी रहती है, सोसाइटी जर्नल कैसी रहती है, इनके बारे में जाना। फिर अब थोड़े इसके बाद में हमने पैलियोलिथिक को जूम किया, टेक्निकली टेक्निकली जूम किया, तो हमने देखा कि यार यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तीन तीन फेजेस चले हैं। तीनों फेजेस के हमने कल्चर के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे लूनी इंडस्ट्री चल रही है, यहाँ पे सोहानियन इंडस्ट्री चल रही है, आर्कुलियन इंडस्ट्री चल रही है। तो उनके फीचर्स देखे कि स्पेशलिटी क्या थी। टूल्स के बारे में जाना कि टूल्स कैसे हैं, कि यहाँ पे कौन सी लेवेज टेक्निक यूज होने लगी, कि यहाँ पे कोर चल रहे हैं, यहाँ फ्लेक्स आ गए, फ्लेक्स में भी लेवेज टेक्निक यूज होने लगी। और फिर यहाँ पे फ्लेक्स में भी धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया कि शार्पर और लाइट वेट का यूज करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट पता चलता है। लास्ट में हमने अपने थीमेटिक इंडस्ट्री को, थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे जो कॉग्निटिव लेवल बढ़ने के कारण आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता है भारत में सबसे पहली बार, उस चीज के बारे में जाना कि कैसे इनिशिएशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर होता है अपर पैलियोलिथिक एज में। देखिए केव आर्ट में धीरे धीरे करके जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हम मेसोलिथिक में और डेप्थ में पढ़ेंगे। बट मेसोलिथिक की जो थीम है, मेसोलिथिक की जो नींव रखी गई है, रूट रखी गई है बीच की, वो अपर पैलियोलिथिक से ही आती है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट हमारा बचता है इंपॉर्टेंट साइट प्रोफाइल, जिसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम पॉइंट व्यू से मैं आपको कुछ कंटेंट दूंगा कि जहां से आप बस थ्रोली रीड करेंगे, आपका कंटेंट वहां से बन जाएगा कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेके आना है। और जो एक कहानी का प्रोस्पेक्टिव था, जूम इन जूम आउट करने वाला, वो हमने एक आंसर राइटिंग के रूप में देखा। अब आंसर राइटिंग के हिसाब से इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटरप्रिटेशन चीजों की बहुत कम है।
बट जब हम आगे जाएंगे तो हम अपना यूपीएससी वाला पॉइंट ऑफ व्यू को भी थोड़ा डेप्थ में लेके चलेंगे। बट यहाँ पे अपन ऑब्जेक्टिव पॉइंट से देखने की कोशिश करते हैं। ये टेबल है, ये एक ही टेबल है, 3 जगह फोटोज को सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स बताई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट है। ये साइट की प्रोफाइल है। साइट की प्रोफाइल मतलब क्या वहां पे स्पेशल चीज मिली है वो हम जाएंगे। इंपॉर्टेंट साइट है और ये साइट की प्रोफाइल है। अब देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे भीमबेटका में हमें सर्कुलर डिस्क मिलती है, हमें पटने में ऑस्ट्रिच सेल के बारे में पता चलता है, हमें दिल्ली के रिज में जो अपन ने डीयू वाला एग्जांपल लिया था वहां पे लोअर पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या कहते हैं, कई चीजें मिलती जाती हैं। जैसे अपन धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे कि हमें कहाँ पे पहली ब्लेड्स मिलती हैं, बागौर में क्या मिलता है, और बेलन वैली में क्या मिलने लगती हैं चीजें, और जैसे यहाँ पे कार्व्ड बोन मिलती है, जो अपन मदर गॉडेस वाला पॉइंट यहाँ पे अपन डिस्कस किया। तो ये जो चीजें हैं, अगर आप इसको अंडरलाइन करके एनालिसिस कर लेते हैं चीजों का, और एक छोटा सा अपना जो समराइजेशन पॉइंट है इस लिंक करेंगे, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। और देखिए इस चैप्टर से मोस्टली एमसीक्यू के ही चांसेस हैं आने के। और अगर आप यूपीएससी में आंसर राइटिंग देखेंगे तो भी आपको साइट को स्पेसिफिकली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि साइट के मैपिंग के लेके ही क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर साइट मार्क करके देता है ऑप्शनल में, और इस साइट को पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको साइट के स्पेसिफिकेशन देने पड़ते हैं कि साइट प्रोफाइल में क्या स्पेशल था। तो वहां से ये आपको चीजें वहां से मिल जाएंगी। और देखिए अगर आप जीएस के हिसाब से केवल देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आर एस शर्मा से बाहर मत जाइए। आर एस शर्मा में लगभग 1 या 2 पेज का ही कंटेंट दिया है, सफिशियंट है। अब जो ये पॉइंट्स थे मेसोलिथिक वाला, जो सॉरी पेलोलिथिक हमने जो पढ़ी, पेलोलिथिक को मैंने उपिंदर मैडम से पढ़ाया है, उपिंदर मैडम की बुक से पढ़ाया है, उपिंदर सिंह मैम की बुक से पढ़ाया है। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 हमारा पेलोलिथिक और मेसोलिथिक दोनों से डील करता है। तो अब जो नेक्स्ट हम आगे लेसन लेंगे वो हम मेसोलिथिक को लेंगे। तो मेसोलिथिक जब आप पढ़ो तब आप चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट मान सकते हो कि आपका उपेंद्र मैम का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 2 नेट और ऑप्शनल के लिए तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उपेंद्र मैम की बुक, तो आप तो वो इंपॉर्टेंट को छोड़े ही नहीं। हाँ बट अगर जीएस इंटरप्रिटेशन से देखेंगे यूपीएससी का केवल जीएस, तो आप थोड़ा इस टॉपिक को लाइटली ले सकते हो। बट हाँ साइट्स तो कहीं से भी आ सकती है कि भैया फिर आपकी किस्मत है कि यूपीएससी ने कहाँ से आपको एक साइट दे दी, वो आपके दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो यहाँ से पॉइंट आता है। और इसके बाद में अगर आप बैंकिंग और एसएससी के रूप में देख रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो अगर आप साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अपना नुकसान कुछ नहीं कर रहे हो, साइट्स के बारे में जान लीजिए। थीमेटिक एक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। यहाँ पे मैंने बस मेन फोकस ये रखा था कि आपको कल्चर के वर्ड से कंफ्यूजन ना हो जाए कि कौन सा कल्चर कौन से फेज को डिनोट करता है। कि अगर कभी कल के दिन आर्कलियन कल्चर के बारे में से एग्जाम्पल आया था, कि जब हमने ये पॉइंट देखा था कि इस क्वेश्चन में एक वर्ड दिख गया आर्कुलियन टूल, तो आर्कुलियन टूल से आपके दिमाग में एक पॉइंट ये आ जाए कि भाई ये लोअर पैलियोलिथिक की बात है। लोअर पैलियोलिथिक में भी क्या कि अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टूल्स कैसे बन रहे हैं, कोड सेंट्रिक बन रहे हैं। अब कोड सेंट्रिक बन रहे हैं और इसके अलावा आपका दिमाग एक जगह ये चलने लगेगा कि यहाँ की साइट्स कौन कौन सी थी। तो अब इस पैटर्न से आप अपने 4 में से एक ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कल्चर्स के बारे में भी डिटेल बताया। कभी कभी क्वेश्चन खुद हमें हिंट करता है चीजें कि हमें कौन से को टिक करना है एलिमिनेट करने के लिए, बट वो हमें समझ नहीं पाती क्योंकि हम इस चीज को ना पढ़ के फिर हम साइट्स को रटने बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा आप कल्चर को शब्द के हिसाब से रूप में यूज करने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए लूनी इंडस्ट्री भी लिखा होता, तो आपको पता चल जाता कि भाई यहाँ पे कोई भी बात चल रही है ना लूनी इंडस्ट्री की, तो ये जो बात है ये हमारी है मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात चल रही है, या फिर कोई और फेज की बात चल रही है, अपर फेज की बात चल रही है। ऐसे कर करके हम इस चीज को ग्रेजुअली पढ़ पाते हैं। डन। तो इस क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे पैलियोलिथिक में हमने पढ़ लिया, अब हम आगे इसके बढ़ेंगे मेसोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। मेसोलिथिक में मैं आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ट्रांजेक्शन होता है इन्वायरमेंट का, फिर इन्वायरमेंट से क्या क्या इफेक्ट होता है, सेटलमेंट इफेक्ट होते हैं, फूड कैसे चेंज होता है, कैसे उनका डोमेस्टिकेशन शुरू होने लगता है। ये मेजर मेजर पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। और जो बेसिक फीचर्स इसमें पढ़ रहे थे जैसे टूल्स, मटेरियल, लोकेशन ऑफ साइट्स, ये तो हम पढ़ेंगे ही, बट इन्वायरमेंट फैक्टर भी हमारा ग्रेजुअली इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब ये दोनों पॉइंट्स आप पढ़ लें, तो फिर आप उपेंद्र मैम का चैप्टर नंबर 2 पे जाके जंप कर सकते हैं। तो हम अपना ये सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगे, और जो भी आपके रिव्यूज हो कमेंट में डालिए। थैंक यू सो मच।